तो मुझे लगता है अभित बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, बिकॉज उसने काफ़ी यंग एज में डिजिटली प्रोडक्ट्स बेचना, देखना, वो एनवायरनमेंट होता है ना, जो कई बार आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत एज वाले लोग भी नहीं समझ पा रहे उस चीज़ों को। वो तुमने बहुत यंग एज में तुमने वो सारी चीज़ें फेमिलियरिटी ले ली थी, और वो कोर्स तुमने बना दिया, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया तुमने उसको। हाँ, जो पहले लाइव कर रहे थे 30 days 30, वो तुमने फिर उसको प्रोडक्ट बना दिया। यस। और वो कितना का कॉस्टिंग तुमने रखा था? उसका सेम 5,000 नहीं था सेम। तो वो तुमको उससे 2,000 का आ गया। हाँ, तो कितना हो गया वो 5,000 कर? 1 करोड़ 1 करोड़ तुमने उससे कर लिया। उससे कर लिया। और ये कब की बात चल रही है? 2019 मिड। तो 19 में तुमने 1 करोड़ कर लिया। हाँ, एक मेरा क्लाइंट मिला, वो मेरे को अप्रोच किया, बोला कितना चार्ज करते हो? तो मैंने बोला 60,000 रुपये SEO के पर मंथ। तो एकदम हिल गया, बोला कॉम्पिटिटर तो 10,000 में भी कर देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, उससे करा लो। मैंने मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो उसने बोला आपको ट्राई करते हैं। उसने मेरे को ट्राई किया। फर्स्ट मंथ में उसकी जो रैंकिंग थी वो आ गई फर्स्ट पेज पे थी। नेक्स्ट 3 मंथ वो पहले नंबर पे आ गई, और उसने बहुत मतलब करोड़ों रुपए कमाए वहाँ से। अच्छा। मैंने क्लाइंट से बताया, अब पता चला मैंने क्यों चार्ज किया था। हाँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कुछ ऐसे। क्लाइंट से कमी नहीं है, आपको सिस्टम एंड प्रोसेस बनाने में ज़्यादातर एजेंसी फेल होती है। फेल इसीलिए होती है बिकॉज उनका प्रोसेस सेट नहीं है, चर्न रेट हाई हो जाता है, एंड दे आर एंड अप गेटिंग ब्रोक। सो अच्छा, अभी तुमने फ्रीलांसिंग की है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेचा है, तो अभी अगर कोई एक यंग लड़का देख रहा है, उसको अगर पैसे कमाना है, तुम क्या सजेस्ट करोगे? पहले कैसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो, या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। तो आज मेरे साथ है अभित भाई। अभित जिन्हें हम अभित सर भी बोलते हैं, बिकॉज हम लोग एक इवेंट पे गए थे, मैं और फैसल। हमने वो इवेंट पे बेसिकली सबसे जो यंग लड़का था हमारे इवेंट पे, होते हैं अभित भाई। तो फैसल ने अभित सर बोलना चालू किया, मैंने भी अभित सर बोलना चालू किया। तो अभित सर, वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट, DBC पॉडकास्ट फॉर डिजिटल बिजनेस क्रिएटर्स। तो मुझे लगता है अभित बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, बिकॉज उसने काफ़ी यंग एज में डिजिटली प्रोडक्ट्स बेचना, देखना, वो एनवायरनमेंट होता है ना, जो कई बार आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत एज वाले लोग भी नहीं समझ पा रहे उस चीज़ों को। वो तुमने बहुत यंग एज में तुमने वो सारी चीज़ें फेमिलियरिटी ले ली थी। तो मैं चाहूँगा पहले तुम उससे ही स्टार्ट करो और बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार 20 की एज में तुम ऐसा मास्टरमाइंड जो इतने महंगा वाला प्रोडक्ट रहता है काइंड ऑफ, उसको कैसे अटेंड कर रहे थे, क्या चल रहा था? अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताओ। मैं थोड़ा सा पीछे और जाऊँगा 2019 में। सो उससे जस्ट पहले ना मैं SEO सीखता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तब 19 साल थी तुम्हारी एज? कितनी थी? आप कैलकुलेट कर लो, मेरे को याद नहीं है। 19-18 होगी। हाँ, तो बहुत छोटा। मैं तो स्टार्ट किया था 16 साल का था एकदम। जब स्टार्ट किया था तो 16 साल का था, तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। और तब थोड़ा थोड़ा SEO सीखता था, बट वो ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग नहीं होते थे जो फ्री में बनाते थे लोग, तो उस पर ब्लॉगिंग करता था और उस पर रिजल्ट लाता था। ओके। इनफैक्ट एक कीवर्ड था MS धोनी मूवी डाउनलोड, उस पर मैंने रैंक कर लिया था। हालांकि वो उसमें इलीगल था, क्योंकि मूवी डाउनलोड आप नहीं लिख सकते ब्लॉग पे। वो मेरा ब्लॉग पोस्ट बैन भी हो गया था। अच्छा। तो लेकिन हाँ, वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। मुझे पता लगा कि पावर SEO की क्या है। किस पे डालते थे? ब्लॉग पोस्ट पे? हाँ, ब्लॉग स्पॉट वाले ब्लॉग पे, Blogspot, जो okay. blogger.com पे होता था, उसको रैंक करना बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, ओके। तो मैंने उस पर किया था, और वहाँ से मेरी स्टोरी शुरू। मेरे को लगा यार SEO में कुछ दम है, हाँ। इसमें कुछ करते हैं। हाँ। तो मैं ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किया था, फेसबुक ग्रुप्स। एंड मैं मतलब सच बताऊँ तो कोई इंटेंशन नहीं था कि पैसा कमाना है, कोई इंटेंशन नहीं था। सिर्फ ये था कि बॉस लोगों की हेल्प करना है, क्योंकि मेरा रैंक हो गया, दूसरों का रैंक करते हैं। अब तो मैं फेसबुक ग्रुप पे बस अनकंडीशनल वैल्यू दिए जा रहा था, मतलब वैल्यू दिए जा रहा था। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स थे, अमित भाई के थे, बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो उसमें वैल्यू दिया जा रहा था। और उसके बाद वहीं से लोगों ने कांटेक्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई इसको SEO आता है, तो उन्होंने कांटेक्ट करना चालू कर दिया। एंड आई वाज लाइक, मेरे को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। एंड वहाँ से क्लाइंट्स मिलने लगे। एक मेरा क्लाइंट मिला, वो मेरे को अप्रोच किया, बोला कितना चार्ज करते हो? तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग वनी अटेंड करता, हाई टिकट तो मैंने बोला 60,000 रुपये SEO के पर मंथ। तो एकदम हिल गया, बोला कॉम्पिटिटर तो 10,000 में भी कर देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, उससे करा लो। मैंने मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो उसने बोला आपको ट्राई करते हैं। उसने मेरे को ट्राई किया। फर्स्ट मंथ में उसकी जो रैंकिंग थी वो आ गई फर्स्ट पेज पे थी। नेक्स्ट 3 मंथ वो पहले नंबर पे आ गई। एंड वो कीवर्ड था MBBS इन चाइना, और उसने MBBS इन चाइना कीवर्ड था। अच्छा, ओके। और उसने बहुत मतलब करोड़ों रुपए कमाए वहाँ से। अच्छा। तो मेरे को लगा कि यार मैंने क्लाइंट से बताया, अब पता चला मैंने क्यों चार्ज किया था। हाँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कुछ ऐसी। और तो वो फर्स्ट क्लाइंट था तुम्हारा?
वो पहला बड़ा क्लाइंट था। ओके, तो फर्स्ट क्लाइंट कैसे आया? फर्स्ट क्लाइंट किसी ने रेफ़र किया था कम्युनिटी में। हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें रेफ़र किया था, 5000 का था सिर्फ। उसने मेरे से लैंडिंग पेज बनवाया, उसने मेरे से ऐड चलवाया। तो हाँ, सीखने के लिए था, मेरा भी इंटेंशन था कि सीखना है, तो मैंने 5000 रुपीज़ में ही कर दिया, क्योंकि जिन्होंने रेफ़र किया था बोला ये 5000 में कर देगा। तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, क्योंकि अब रेफरल है ना तो करना पड़ता है। समझ रहा हूँ। तो ठीक है, वैसे स्टोरी तुम्हारी स्टार्ट हुई, तुमने MBBS वाले को बहुत ज़्यादा किया, फिर क्या हुआ? उसके आगे क्या हुआ? मतलब हाँ, ये चल रही 2019 की बात है, 2019 में आगे चल क्या हुआ? तो फिर मेरे को बहुत सारे लोग अप्रोच करने लगे कि अभी भाई ये SEO जो है ना, आप वो करो, मतलब सिखाओ मेरे को, कैसे कर रहे हो आप। तो मेरे को लगा यार ठीक है, सिखाया जा सकता है, काम करते हैं, एक कोर्स लॉन्च करते हैं SEO का, और सिर्फ 4 बंदे रखेंगे मैक्सिमम। इंटेंशन ही था 4 का, मतलब बहुत सारे लोग सोचते बड़ा सोचो ये होगा, लेकिन मेरा इंटेंशन था सिर्फ 4 लोगों को रखना है। 5-5 हज़ार के 4 आ गए तो 20,000 रुपये आ जाएंगे। 20,000 रुपये ठीक ठाक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लाइंट्स वगैरह से तो आ ही रहे जो आ रहे हैं। 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हफ्ते में 2 ट्रेनिंग देना है, बहुत है। और एक्चुअल में ही 4 लोग ही आए बस। अच्छा, मतलब जितना सोचा था उतनी आए। हाँ। और मैं बहुत खुश हो गया, 20,000 रुपये। हाँ। और वो पहला बैच था। फिर एक महीने गैप से एक और बैच स्टार्ट किया, उसमें सोचा कि चलो इस बार 30 लोग लाते हैं। क्या था वो 20,000 वाला? क्या था मतलब समझा नहीं मुझे। 5,000 एक जन का ले रहे थे, उसको दे रहे क्या थे? क्या क्या करके दे रहे तो थे? उसके मैं ट्रेनिंग देता था डेली, 30 डेज 30 लाइव ट्रेनिंग्स SEO के 30 डेज 30 लाइव 30 लाइव ट्रेनिंग्स लाइव ट्रेनिंग। तो मैं उसे लाइव ट्रेनिंग देता था 30 डेज में 30 लाइव ट्रेनिंग्स। और मेरे को लगता था कि यार ये बहुत सही चीज़ है, मतलब अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो पर डे, हाफ एन आवर, 1 घंटे भी, तो आपका हो जा रहा है। 1-on-1 दे रहे थे कि तुम एक ग्रुप में दे रहे थे? 4 लोग को दे, तो फिर ठीक है, वो तो 4 के 8 भी हो सकते हैं। हाँ। हाँ, नहीं लेकिन मेरा माइंडसेट नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर भी नहीं थे उस समय। फिर क्या हुआ? 4 लोग मिल गए, 4 लोग आ गए, सपना जितना था उतना हो गया, सपना पूरा हो गया। और इंस्टा मोजो उस समय मैं यूज़ करता था। हाँ। और पैसे आए जब बैंक अकाउंट में, मुझे लगा हाँ यार ये डिजिटल प्रोडक्ट वाली चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उस समय तो मैं सिर्फ क्लाइंट से अर्न करता था। मैं लगा यार इसमें बहुत स्केलिंग का अपॉर्चुनिटी है, जितना किसी चीज़ में नहीं है। बराबर। हाँ। फिर मैंने 30 लोग का बैच चालू किया, उसमें 32 लोग आए। ये कितने टाइम बाद, मतलब कितने टाइम सिर्फ 4 एक लोग के महीने साथ बाद। किया? 1 महीने बाद ही तुमने 4 से 30 का गोल कर 30 कर दिया। और मैंने कहा यार जो गोल रख रहा हूँ उतने के करीब आ रहे हैं, इसको और बढ़ाते। फिर मैंने क्या किया, जो 30 डेज रिकॉर्ड किया था ना, हाँ। उसको एज अ रिकॉर्डेड कोर्स बेचने लग गया, उससे टाइम बचेगा। हाँ, और मैं ट्रेनिंग लेता था बहुत सारे लोगों से, लोगों ने बोला कि अभी इसको ना एज अ रिकॉर्डेड कोर्स डाल दो, क्यों लाइव ट्रेनिंग दे रहे हो 30 दिन में 30, ऐसा रिकॉर्डिंग डाल दो। आपको पता है 40 घंटे का कोर्स था वो। अच्छा, 40 घंटे का, मतलब एवरेज 1 घंटा प्लस डेली। और उस समय इतना वायरल हुआ कोर्स, 2000 प्लस लोगों ने इनरोल किया, 2000 प्लस लोगों ने, और इलीगली भी 10,000 प्लस लोगों ने। इलीगली कैसे कि अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में वायरल है। अच्छा, तो ये तुमने, और वो कोर्स तुमने बना दिया, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया तुमने उसको? हाँ, जो पहले लाइव कर रहे थे 30 डेज 30, वो तुमने फिर उसको प्रोडक्ट बना दिया? यस। और वो कितना का कॉस्टिंग तुमने रखा था? उसका सेम 5,000 ही था। सेम। तो वो तुमको उससे 2,000 का आ गया। हाँ, तो कितना हो गया वो 5,000 का कर? 1 करोड़ 1 करोड़ तुमने उससे कर लिया? उससे कर लिया। और ये कब की बात चल रही है? ये 2019 मिड, मतलब आप समझो जुलाई के आसपास तक मैंने कर लिया था। तुम मतलब जब 19 साल के आसपास थे, है ना, तब 19 के, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जुलाई, लेकिन ईयर क्या है? 2001। 2001 आके, हाँ, तो वही बराबर है। 18-19 साल के थे तुम, 18 के थे काइंड ऑफ। तो 19 में तुमने 1 करोड़ कर लिया? हाँ। ओके, वेरी नाइस। और ये कितने टाइम में 1 करोड़, कितने टाइम फ्रेम में हुआ होगा? ये 7-8 मंथ्स के अंदर हुआ। 7-8 मंथ्स में हो गया? क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से स्केल कर रहा था उस समय। एड्स के जो प्राइस थे कोर्स में कोई भी नहीं था जिशान भाई, मतलब कोई भी कोर्स सेल नहीं करता था। आज आप देखो तो आपको पता ही है आज तो कि बहुत क्या बढ़ गया, हाल है। हाँ। उस समय कोई कंपटीशन था, मेरी लीड 2-3 रुपए की लीड आती थी, 2-2 रुपये, 3-3 रुपए की भी। हाँ। और मेरे को उस समय भी महंगी लगती थी कि यार 2 रुपए की आ रही है। माइंडसेट नहीं था ना कुछ, मतलब ये नहीं था कि यार मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मैं मोमेंटम बना हुआ है, उसको तोड़ना नहीं है। समझ रहा हूँ। हाँ, तो मैं एड्स चलाता था। और अब आपको मैं एड्स का वीडियो भेजूंगा, आप वो एड्स देखना, एकदम इम्परफेक्ट एड। मतलब आप देखो, एक छोटा बच्चा है जो कि एक नॉर्मल से टी-शर्ट पे बैठ के और उसने वीडियो बनाया, आप ऐड देखो तो आप हंसोगे अभी। अच्छा, वो डाल दूंगा वो ऐड? हाँ, मैं भेजूंगा आपको। ओके, फिर वो ऐड से हुआ अपना, अच्छा तुमने 1 करोड़ के ऊपर का कर लिया उससे? उस समय ही कर लिया था। फिर उसके बाद क्या चल रहा था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए, एजेंसीज के ऊपर लॉन्च किए, फ्रीलांसिंग के ऊपर लॉन्च किए। तो डिजिटल ग्रोथ तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कॉन्स ये है कि जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आता है आपका मार्जिन थिन होता जाता है। तो मैंने एजेंसीज पे ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया। एक समय में मेरा डिजिटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अर्न करता था, एजेंसी से बहुत ज़्यादा।
तो हाईएस्ट अगर तुम बताओ तो तुमने हाईएस्ट फर्स्ट इनकम तुम्हारी क्या थी और हाईएस्ट मंथ की इनकम तुम्हारी क्या रही है? फर्स्ट इनकम जो मैंने ब्लॉग से किया था वो एडसेंस से आया था हालांकि, ठीक है, तो बहुत ही छोटा $100 जो आसपास आता है पहला चेक वो आया था। हाँ। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी एंड लिटरली मेरे बैंक में जो पैसा, मैंने कहा सच में आया है। पहली बार शक होता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना कि ना सबसे पहला जो ऑनलाइन का पैसा आता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ भाई, और ये कई सारे लोग डिजिटली जितने भी लोग पैसे कमाते हैं ना वो लोग कई बार बोलते हैं ना अभी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ भी कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग जो फर्स्ट इनकम आई होती है ना वो सबसे पावरफुल होती है भाई वो एहसास ही अलग होता हाँ, क्योंकि आपको माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार ये भी तरीका है पैसे कमाने का, इट्स रियल, है। बिलीव बन जाता है आपका कि हाँ ये हो सकता है, और फिर वो हो सकता है तो फिर घुस जाते हैं लोग। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। आई थिंक सो जब फर्स्ट इनकम आई थी ना तो वो एक अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई थी। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था मैंने ना यूट्यूब की जो इनकम आ रही थी मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, मैं बहुत खुश था। तो मेरे दोस्तों ने पूछा कितना कमाया तूने, मैं बोला $1 आया। तो वो मिलता भाई साले $1 कितना होता है, 60 रुपया था उस टाइम पे, 60 वाट के आसपास कुछ साल, 60 रुपया कमा के इतना खुश हो रहा है। बट मैं खुश था क्योंकि मुझे मानता ये 60 है तो ये $1 भाई $100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते थे कि लोग कर रहे हैं। फॉरेनर्स होते हैं, अलग अलग लोग थाउजेंड ऑफ डॉलर ऑनलाइन कमा रहे हैं। तो एक बिलीव आ गया कि $1 हो सकता है तो 100 भी कर सकते हैं, कुछ तरीका होगा उसको $1000 भी कर सकते हैं, और वैसा फिर फ्यूचर में हुआ भी। बट वही लोग कई बार ना वो समझ नहीं पाते, विजन नहीं समझ पाते कि यार इतना पोटेंशियल ऑनलाइन में अभी भी है, मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से तुम्हारा फर्स्ट इनकम आया और सबसे हाईएस्ट कब हुआ? सो ये टाइम था कोविड का, 2022 एंड हो रहा था, मतलब दिसंबर 2021 में लगभग आप समझो कि 25 लाख हमने एक मंथ में जनरेट किया था। वो कैसे किया था हमने कि उस समय ना पहले हमने एक हफ्ते लगभग कोई भी कोर्स नहीं बेचा, बिकॉज आप जानते हो कंडीशन कितनी ख़राब थी। हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए, मतलब बेचना हम लोग नहीं चाह रहे थे उस समय, क्योंकि हमारे जो मेंटर्स लोग थे वो भी सेल नहीं कर रहे थे उस समय, तो हम लोग भी नहीं बेचे थे कि इस समय अभी कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा सेट करके रखेंगे। बट लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे भाई हम खाली, हमें सिखाओ, हमें खाली सिखाओ। मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे कि यार लोग बैठे घर पे, लोगों को सीखना है, और ज़्यादा कंपटीशन उस समय भी नहीं था। एंड मैंने फिर एड्स पे, मतलब मैं सोचा कि 1 लाख लगाऊंगा और 1 लाख भी आएगा मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उस समय ऐड में पीछे नहीं देखा, दबा के स्केल किया एंड 25 लाख हमने रेवेन्यू किया था। उसमें मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए ऐड में लगे थे बस। अच्छा, उस समय। और मेरा, मैं बता दूं, 10% के आसपास। हाँ, मतलब अब मैं सबसे शॉकिंग की बात यह है जिशान भाई कि मेरा कोई सेकेंड लेवल प्रोडक्ट नहीं था ओके उस समय, और मैंने फर्स्ट लेवल पे ही 10x का प्रॉफिट किया था, और मेरा होता था पहले 10x पहले लेवल पे होता था, लेकिन अभी नहीं होता, बिकॉज अभी तो कंपटीशन बहुत है, तो अभी मल्टीपल लेवल्स रखने पड़ते हैं। राइट, तभी तो प्रॉफिट निकल पाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो टाइम तुम्हारा सबसे बेस्ट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आगे क्या बातें बढ़ी, क्या चीज़ें हुई? सो अभी हमने क्या किया है, थोड़े मल्टीपल बिजनेसेस भी एक्सप्लोर कर लिया है, क्योंकि क्या है कि अच्छा, वहाँ से वो बंद क्या हुआ, तुमने स्केल करना चालू किया होगा, आपको रिजल्ट्स आ रहा था तो यू वेंट ऑल इन, बट फिर तुमने क्या नोटिस किया, एड्स के प्राइस बढ़ने लग गए? हाँ, मतलब धीरे-धीरे बहुत क्या सारे हुआ? कोच है जो कि लोगों को कोचिंग सिखा रहे थे। हाँ तो जैसे बोलते हैं ना, कोच फॉर कोचेस, हाँ। तो वो बहुत सारे हो गए थे हाँ। एंड सबको सिखा रहे थे, तो सबकी एड कॉस्ट बढ़ने लग गई। एंड उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी एड कॉस्ट बढ़ रही है तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा के बैक एंड में करके, बट उसमें बहुत काम होता है लिटरली। आप एक सॉलिड बिजनेस बनाओगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज आप देखो जिशान भाई, अगर आप सिर्फ कोर्स बेचोगे तो लोग, मार्केट आपको अच्छे से नहीं देखती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करने से मार्केट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बुरी नज़र से देखती है। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग के एड्स आते हैं, आप देखोगे लोग थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि यार सिर्फ बेचता है। तो मेरा एक चीज़ क्लियर था कि सिर्फ ये अपना कोर्स सेलर वाला चीज़ नहीं बनना है, तो मैंने एजेंसी पर ज़्यादा फोकस करना चालू किया फिर। ओके। तब तुमने ऐसा देखा कि नेगेटिविटी आ रही है, उसलिए मतलब क्या रीजन था जिससे तुम मतलब थोड़ा पीछे हो गए? मैंने दूसरों का देखा कि दूसरे लोग काफ़ी सारे रोस्ट हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है क्योंकि एड ज़्यादा चल रहे थे, तो वो चीज़ के जैसे तुमने अपने आप को मतलब होल्ड करने मैंने कहा कि ठीक है, मैंने इससे कमाया है, बहुत अच्छा कमाया है, एंड मैं अभी भी कर रहा हूँ, बट अभी मैं सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कंसल्टेंसी बेच रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने कोचिंग इसलिए नहीं बंद किया कि वहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे, इट इज़ जस्ट टू मच एफर्ट एंड लेस मनी। सो उतने टाइम में अगर कोई सॉलिड बिजनेस बिल्ड करे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। मैं आज से 10 साल बाद की सोच रहा था कि अगर लेट्स से मैं आज कोर्स बेच रहा हूँ और अभी इतना कंपटीशन है, 10 साल बाद तो और होगा, फिर उसमें भी सर्वाइव करने के लिए आपको मल्टीपल आप समझ रहे हो, तो इतना मेरे को सही नहीं लगा सिर्फ कोर्स बेचना। तो मैंने हाई टिकट पे शिफ्ट हुआ, थोड़ा कंसल्टेंसी सेल करता हूँ अब, एंड अभी अच्छा हम लोग कर रहे हैं उसमें महीने का। ठीक है, तो वहाँ से तुमने फिर सोचा कि अब एजेंसी पे आता है, तो एजेंसी किस चीज़ की एजेंसी होती है? हाँ, तो एजेंसी पिवट कैसा पिवट आया एग्जैक्टली? सो
एजेंसी जो हमने बनाया, सो हम लोग पहले SEO की सर्विस देते थे, बट SEO में क्या होता था कि कंसिस्टेंट कोई गारंटी नहीं है कि रैंक होगा कि होगा। आप अपनी वेबसाइट मुझे दे दो, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका रैंक हो जाएगा इस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर एक कीवर्ड पे। समझ रहा हूँ, हाँ। तो ऑर्गेनिक होता ना काइंड ऑफ, मतलब ऑर्गेनिक था। लेकिन जब डिजिटल प्रोडक्ट्स मेरे हाथ लग गया था तो मुझे पता था फेसबुक एड्स गारंटीड होता है। मतलब आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपकी सेल्स आएगी, वो मुझे क्रैक हो गया था। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरों का करते हैं। आप जानते हो जिशान भाई, E-कॉमर्स, D2C, ये एक बहुत बड़ा निश है। मतलब अगर आप इनके लिए ऐड चलाओगे, कोई भी इनके लिए ऐड चलाएगा, तो कंपनीज के बजट 40 लाख रुपए पर मंथ है मिनिमम। मतलब अगर आप थोड़ी बड़ी कंपनी लोगे, आप देखो शार्क टैंक में इतनी D2C ब्रांड्स आते हैं, आप देखोगे वो 1 करोड़ स्पेंड करते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, पर फिर भी स्पेंड करते रहते हैं। सो हेयर कम्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, उनको करना पड़ेगा। सो हेयर कम्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप उनसे 8% या 10% ले सकते हो कट फेसबुक एड्स का। सो लेट्स से आप उनका 20 लाख स्पेंड करो, यू कैन चार्ज 2 लाख। ये चल रहा है मार्केट रेट, चल रहा है। ओके। मिनिमम आप अगर बहुत बड़ा ऑर्डर वैल्यू 1 करोड़ स्पेंड करो तो आप 5% भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्पेंड करो, 10% मिनिमम है। ओके। सो उसमें मेरे को दिखा कि हाँ यार, इसमें रिटेनरशिप बन सकती है और हाई टिकट है। बिकॉज अगर आप 20 लाख किसी का स्पेंड कर रहे हो एंड 2 लाख आपको मिल रहा है, वो कमाए ना कमाए आप जरूर कमाओगे। और एक चीज़ एजेंसी में एक खास बात भी है यार, 20 लाख स्पेंड कर रहा है, वो स्पेंड तभी करेगा जब उसका रोआस आएगा, उसका रिटर्न आएगा, तभी वो स्पेंड करेगा, अदरवाइज स्पेंड नहीं करेगा वो। राइट, है ना? तो लोग ये रिजल्ट्स आते हैं, मतलब 4x 5x रोआस आता है उनका, तो स्पेंड करते रहते हैं। और हम लोग का क्या है, हम लोग का टीम है एंड हम लोग का कंसिस्टेंट एक इनकम आती रहती है वहाँ से। और हम लोग बहुत बड़े D2C ब्रांड साथ काम नहीं करते, हम लोग का फिक्स है मिड साइज D2C ब्रांड्स या रिटेल जैसे मॉल में आप देखे होगे बहुत सारी शॉप्स होते हैं, उनका कोई भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो वो हम लोग एक निश हमने क्रैक किया उसमें। सो ऐसा क्यों एग्जैक्टली तुमने किया कि बड़े लोगों के साथ नहीं जाना है, मिड में रहना, उसका रीजन? बिकॉज उनके लिए बहुत बड़ी एजेंसीज हैं, बहुत बड़ी एजेंसीज है, वो हमें अप्रोच भी नहीं करेंगी। ठीक है, समझ रहा हूँ। सो तुमने समझ लिया कि तुम्हारा मार्केट क्या है, हाँ, मेरा मार्केट है ये, मैं इसको अपन कितना स्केल करा सकते हैं इसको। हाँ। वो उसके बाद अगर आप 10 करोड़ से ऊपर जाना है, आप जाओ, कोई दिक्कत, दूसरी एजेंसी से पास जाओ। हालांकि एक बार हमने 1-2 ब्रांड को स्केल कर दिया, फिर हम लोग भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। बट अभी मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ जिशान भाई, नेटवर्क इफेक्ट आएगा ना तभी आप पैसे कमाओगे, अदरवाइज नहीं कमाओगे। इसका थोड़ा डिटेल में समझाऊँ आपको। सो कोई भी कंपनी है, ठीक है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, चलो ये तो एक कंपनी हो गई, एक टाइप की हो गई। कोई बड़ी कंपनी है वो नेटवर्क इफेक्ट से ही बढ़ती है। जैसे आपने देखा है एक उधार वापसी करने वाला ऐप आता है जो कि मतलब दुकान को हेल्प करता है कि उसका मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। सो ऐसे ही कुछ है, खाता बुक टाइप, इस टाइप से कुछ है। तो उसमें क्या होता है, जब आप लेट से आपने मेरे से उधार लिया, ठीक है, एंड आपको मैसेज जाएगा कि खाता बुक से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, नॉर्मल मैसेज जाएगा, तो आप भी देख रहे हो कि यार ये तो बढ़िया है, ये उधार ये बंदा इसी ऐप से वापस ले रहा है, अगर मैं भी दुकान खोलूँगा तो इससे वापस लूँगा। तो वो ना ऑर्गेनिक बढ़ता है वो चीज़। तो एजेंसी में भी ऐसा ही है। आप ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कूद गए एंड आप 10 लाख चार्ज कर सकते हो, आपको कोई नहीं देगा, 5,000 भी देगा नहीं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आप चार्ज करो 5-10,000 20,000 इतना मिले आप चार्ज करो, एक्सपीरियंस लो एंड अपना थोड़ा सा मार्केट में नाम बनाओ कि यार ये अभित भाई की एजेंसी है जो मेरे को ग्रो की थी, कहीं वो जाके बताएगा। वो पता नहीं चलता, वो रिटर्न आने में 4-5-6 साल लग जाता है। बट एक समय ऐसा आएगा ना कि वो नेटवर्क इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि आपको कभी भी क्लाइंट्स की कमी नहीं पड़ेगी, कोई एड्स रन नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। राइट। बेसिकली नेटवर्क इफेक्ट मैंने भी एक बुक में पढ़ा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वही था कि जितने भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और बहुत अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे पैसे कमा बात, उसमें नेटवर्क इफेक्ट ही होता है। जहाँ पे फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का एग्जांपल ले ले, तो फेसबुक को जब कुछ लोगों ने यूज़ किया तो लोगों को अच्छा लगा, तो उन्होंने फ़ौरन एक बंदे ने अपने 3 दोस्तों को बताना चालू किया, उन 3 ने 3 को बताना चालू किया, तो एक नेटवर्क बनना, क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, वर्ड ऑफ माउथ होना चालू हो गया, एक जन से हज़ारों लोगों तक पहुँच गया। और तुम भी कहीं ना कहीं वही चीज़ बोल रहे हो, समझा रहे हो, आई थिंक फॉलो भी कर रहे हो कि हमें ऐसा खुद पे काम करना है, अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, इतनी वैल्यू क्रिएट कर देनी है कि एक टाइम बाद वर्ड ऑफ माउथ ही चालू हो जाए, सब लोग आपके पीछे आने लग जाए। जैसे कि आजकल हो भी रहा है, बहुत सारे लोग इसी एलेक्स हर्मोज़ी भी इसी चीज़ को बहुत बोलते हैं कि यार इतना, जब उन्होंने, उनका भी स्ट्रगल चल रहा था, उन्होंने इतना वैल्यू क्रिएट करके रखा था, इसलिए जब उन्होंने वो कोर्स ये सारी चीज़ें चालू की तो लोग पूछ के उनसे खरीद रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। आप क्लिक फनल जानते होगे? हाँ, क्लिक फनल। तो कोई भी लैंडिंग पेज का लिंक भेज रहा है तो अभी .clickfunnel.com दूसरा भी देख रहा है, अच्छा क्लिक फनल पे पोस्टेड है, हाँ। तो वो नेटवर्क इफेक्ट वहाँ से बनता है। आपको कुछ ना कुछ अपने मैसेज में या फिर कहीं भी नेटवर्क इफेक्ट बना दोगे अगर आप, तो काम हो जाएगा। राइट। और उसके लिए वही सोच ऐसी होनी चाहिए ना कि हमें नेटवर्क इफेक्ट के पीछे नहीं भागना है, हमें अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करना है।
फोकस हमें अपने काम पे ही करना है मेरे हिसाब से, जैसा तुम भी कर ही रहे हो। अगर तुम अच्छा काम करने लग जाओ, जैसे अभी तुमने कोई भी क्लाइंट्स ले लिया है, उनको रिजल्ट्स दे रहे हो, ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल वो लोगों को मालूम पड़ेगा। एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटर्स देखना चालू करेंगे, अरे किससे काम करवा रहा है, इसको तो बहुत रिजल्ट्स मिल रहा है, वो लोग भी आपको अप्रोच करेंगे, 10 लोग आपको अप्रोच करना चालू करेंगे, क्योंकि आप इतने वैल्यूबल बन चुके हो। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वो वैल्यू के पीछे नहीं जाते, हम लोग सोच रहे हो नेटवर्क इफेक्ट कैसे क्रैक करें। वो ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है आप जैसे वैल्यूबल इंसान बन जाओ और ऑटोमेटिकली सही चीज़ करते रहोगे तो आज नहीं तो कल वो, तुमने बोला 3-4 साल, कितने साल बाद भी वो बूस्ट Effect आएगा, आएगा, हाँ। इफेक्ट आएगा, जो हर जगह तुम लोग घिर जाओगे, चलो ये कर लेता। एक बंदा है, पीटर केल नाम है उसका, वो VSL बनाता है। उसका एक काम है सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए VSL। VSL क्या, तो एक्सप्लेन कर दो हाँ लोगों को। VSL मतलब वीडियो सेल्स लेटर, बेसिकली एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद जो नॉर्मल कन्वर्जन रेट है बहुत बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स के लिए VSL बनाते हो, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग जो परफ्यूम्स के ऐड आते हैं, बेला वीटा, तो वो जो कहता है कि ये ज़रा स्मेल करना, ये सब VSL है, ये सब तरीका है बेचने का। और ये अगर एक बढ़िया बंदा एक कंपनी का मिल के बना देना तो वो प्रोडक्ट बूम हो जाता है बिल्कुल। तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ पकड़ लो कि यार मैं ना कंपनीज को हेल्प करूँगा VSL बनाने में, बेला वीटा का बनाया आपने, दूसरा बंदा आपको फ़ोन करेगा Exactly. यार इसका VSL तूने बनाया, मेरा ही बनवाओ। Right, आप 2-3 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो। राइट। और वो है भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है, आई थिंक सो। VSL वो बेसिकली वीडियो सेल्स लेटर, जैसे कि आप पहले के ज़माने में सेल्स लेटर आते थे, आपको लेटर्स आते थे, या फिर ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल्स आते हैं जिससे सेलिंग थ्रू ईमेल हो रहा है, वैसे ही हम वीडियो को एज अ सेल्स मीडियम यूज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए। और वो अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है, बहुत क्योंकि तुम कैसे, अगेन मुझे लगता है ना, वीडियो सेल्स लेटर में ना कई सारी स्किल आपको कंटेंट क्रिएशन की लग जाएगी, कि आपको अच्छा हुक बनाना पड़ेगा, आपको अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा और CT अच्छे से देना पड़ेगा। अगर जो बेसिक फंडामेंटल्स कंटेंट क्रिएशन के होते हैं तीनों, वो तीनों तुमने अच्छे से कर लिए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा VSL अच्छा बन जाएगा। और इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो आप कंपनीज की हेल्प कर सकते हो। आपने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि यार D2C में ये वाला चलता है, ई कॉमर्स में ये वाला इस टाइप का ऐड बहुत चलता है, हाँ। आप बनाओ, सबकी हेल्प करो, आप पैसे कमाओ। राइट है ना? तो तुम्हारी ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगी, तुम ना बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेते थे, ऑक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा हो तुम। ज़्यादातर लोग है ना थिंकिंग ज़्यादा करता है ना, जो 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वन आर थिंकर्स, वन आर डूअर्स। जो थिंकर्स होते हैं वो सोचते रह जाते हैं, उनकी पूरी उम्र निकल जाती है सोचते हुए कि ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन जो डूअर्स होते हैं वो लोग कर करके सीख जाते हैं। तो इसके ऊपर तो वैसे काफ़ी सारी स्टोरीज है, बट इतना है कि यार जितना हम सीखते रहते हैं, जैसे एक राम वर्मा का एक पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने एक कहानी बताई थी, उसमें नाम भूल गया, बट उसके अंदर वही था कि एक बंदा था जिसे इंग्लिश अच्छे से आती थी, इंग्लिश का टीचर था, बट वो कभी इंग्लिश बोलता नहीं था। एक तरफ एक पंजाबी बंदा था जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, बट वो टूटी फूटी इंग्लिश हर जगह बोलता रहता था। लोग उसके ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बट किसी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारा मजाक बनता है। वो बोलता है कि जब मैं बोलता हूँ, हाँ मैं गलत बोलता हूँ मुझे पता है, लेकिन जब भी मैं गलत बोलता हूँ कोई ना कोई है जो मुझे सही कर देता है। तो वो सही कर देता है तो मैं वहाँ से सीख जाता हूँ और फिर बोलता हूँ। तो जितनी बार मैं गलती करता हूँ कोई ना कोई दूसरा होता है जो मुझे सिखा देता है, उसके जिससे उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, कोई बहुत बड़ा स्पीकर बन जाता है, लेकिन जो इंग्लिश टीचर रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है लेकिन इतनी पावरफुल है कि कितना जब हम करते हैं तो कितना जल्दी हम सीखते भी हैं और कितने अलग लेवल पे सीख के रिजल्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं तुम्हारी स्टोरी में भी देखा हूँ, तुम करते जा रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने बहुत सारे बिजनेस बंद भी कर दिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करो, मैं तो चाहता हूँ ना, तुमने इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए, 16 साल से तुम काम कर रहे हो, अभी तुम्हारी 22 एज है, अराउंड 6 साल हो गया होगा तुम 6 साल से काम कर रहे हो ना। तो ये 6 साल में अगर तुम गिना सकते हो, इफ़ पॉसिबल 6 गलतियाँ गिना दो जो तुमने करी है, और फिर 6 सही चीज़ें भी हो सके तो वो भी बता देना। ठीक है। तो सबसे पहला कि मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करना। हाँ। ठीक है। तो अभी इस समय मैं करीब 3 बिजनेस रन कर रहा हूँ। क्या क्या है? तो सबसे पहला कि AU वेंचर जो कि मेरी एजेंसी है, ठीक है। दूसरा है फायरफ्लोन्स मीडिया जो कि मेरी दूसरी एजेंसी है, US में है, US के लिए है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ US ऑडियंस के लिए। हाँ। और तीसरा अभिद एकेडमी भी आएंगे एक बार। हाँ। और तीसरा है अभिद एकेडमी जो कि कंसल्टेंसी है, मतलब कोर्सेज के लिए। तो 3 बिजनेसेस हैं। प्लस अभी हमने एक और स्टार्ट कर दिया है जिसका हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आई स्किल एकेडमी। हाँ। तो वो हमने लखनऊ में ऑफलाइन कोचिंग है वो। अच्छा। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की। तो ये वाले क्वेश्चन को काम करते लास्ट में एकदम करते हैं 6 गलतियां वाले। अभी थोड़ा डिटेल में इसके अंदर घुसते हैं कि तुमने बोला कि 3 चीज़ें तुम अभी कर रहे हो, उसमें से एक इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल वाली चीज़ कहाँ से आया, एंगल कहाँ से स्टार्ट? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एंड मैं चाहूँगा सब लोग से ध्यान सुने। तो मेरे को था कि यार इंडिया में जितना पेइंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा रहता है इंटरनेशनल में, नो डाउट ये रहता है। तो इसे मार्केट कैसे टैप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया कि यार VSL मेरे को बनाने आता है, मतलब मेरे को वीडियो बनाने आता है। मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक क्लाइंट लेना है तो ईमेल भेजना और DMs करना वो मेरे को परफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि आप उसमें आप डेली ईमेल भेज रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। मैंने क्या किया, मोबाइल लिया सिंपल, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे एक ऐसे एडवांस, if you're running an e-commerce store and looking to scale your business through Facebook ads, click on the button below and book a call with me and we'll see you on the other side. सिंपल सा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सा, कुछ भी नहीं।
एंड अपॉइंटमेंट्स आने चालू हो गए। और मैंने ऐड कहाँ चलाया? ऑस्ट्रेलिया में। मैंने एड्स कहाँ चलाया? सिंगापुर में, मलेशिया में और यूएस में। यूएस में मेरे को एक लीड आ रही थी $50 पर लीड, मतलब एक अपॉइंटमेंट $50 में आ रही थी। इंडिया में $5 में आती है। मलेशिया में आ रही $20, सिंगापुर में $30 के आसपास, दुबई में $10 के आसपास। मैंने देखा कि यार $50 इज़ वेरी लेस। अगर आप 10 लीड्स वहाँ से ला रहे हो तो कितना आपने स्पेंड किया एड्स में? $500। एक भी क्लोज हो गया अगर आपका 10% कन्वर्जन रेट अगर आपका नहीं है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आपने एक भी क्लोज कर लिया, यू आर गेटिंग मिनिमम $1000 प्लस रेकरिंग एवरी सिंगल मंथ। तो रेकरिंग आपका रेवेन्यू बनता चला जाएगा, है ना। सो अगर एक भी क्लाइंट आपने क्लोज कर लिया तो आपने $500 लगाए, आपने $1000 कमाया, प्लस अगले महीने से पूरा प्रॉफिट। तो इनफैक्ट अगर आप $500 लगा के 500 के भी क्लाइंट क्लोज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आप इसे जितना स्केल कर सकते हो, जब तक आपका लॉस नहीं हो रहा है करो, एंड अगले महीने से आपको प्रॉफिट देखना चालू हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार इंटरनेशनल इसको अप्रोच करते हैं। एंड इंटरनेशनल हमने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वेडिंग फोटोग्राफर्स, कार सर्विस सेंटर्स और डेंटिस्ट, अलग अलग निश में हमने ऐड चलाए। रियल स्टेट, एंड जो सबसे अच्छा काम किया वेडिंग फोटोग्राफर्स काम किया और रियल स्टेट, तो बहुत अच्छा काम किया। एंड वी हैव गॉट सम क्लाइंट्स। क्या किया तुमने, मतलब क्या सर्विसेज देते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने बहुत ही सिंपल सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ऐड चला के दिया, वो भी लीड जनरेशन। मतलब जिसको सेटअप करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा एंड डेली मैनेज करने में भी मान लो आधा घंटा, दैट्स इट। एंड दैट क्लाइंट विल पे यू मिनिमम $800 to $1000 मिनिमम पर मंथ रेकरिंग। और सबसे अच्छी बात है चर्न रेट 0 रहेगा आपका। क्यों? बिकॉज चर्न रेट एक्सप्लेन कर दो। चर्न रेट मतलब क्लाइंट कितने छोड़ के जा रहे हैं। सो अगर आपका लेट से महीने का चर्न रेट है 10%, यानी हर महीने 10% क्लाइंट छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल। तो यूएस, इंडिया में बहुत चर्न रेट हाई रहता है लोगों का। एजेंसीज का 90% से भी कम रहता है। अच्छा, सॉरी 10% से भी कम रहता है, ज़्यादा रहता है चर्न रेट बेसिकली। 90% छोड़ देते हैं। 90% नहीं छोड़ते, 10% ज़्यादा छोड़ देते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। तो यूएस में ऐसा नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा रिजल्ट दे दिया उसको, अगर आपने थोड़ा सा प्री फ्रेम कर दिया कि 3 महीने तक एटलीस्ट आपको देखना है, मतलब क्या होता है जिसान भाई, एवरीथिंग इज अबाउट प्री फ्रेमिंग। मैं समझाना चाहूँगा सबको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्लाइंट ऑनबोर्ड करना बहुत सिंपल है। आज मैं आपको बोलूँ जिसान भाई आपका बिजनेस में 1 करोड़ स्केल कर दूंगा एंड आप ये सेल कर दो, ये सेल कर दो, आप मेरे को पैसे दे दोगे, बट व्हाट अबाउट रिजल्ट आएगा तभी वो बनेगा क्लाइंट। तो हम लोग क्लाइंट ऑनबोर्ड करने से पहले एक फनल पे भेजते हैं जहाँ पे वो पहले वो वीडियो देखता है बंदा। उस वीडियो में उसका नाम है एक्सपेक्टेशन फनल। वो एक्सपेक्टेशन वो देख लेते हैं कि अच्छा क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। हम लोग लिख देते साफ साफ, पहले 10 डेज़ में हम सेटअप करेंगे, वी विल चेक पिक्सल सेटअप करेंगे, सब कुछ सेट करके हम लोग सिर्फ देखेंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है, कितने की लीड आ रही है। 20 डेज़ के अंदर हम लोग उसको मतलब डेटा को गैदर करके स्केल करेंगे। अगर आपको मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए, आपको 90 डेज़ वेट करना है, सब कुछ बता देते हैं। एंड हम लोग वो भी बोल देते हैं कि अगर आपको कॉन्टेंट करना है हमसे, कॉन्टेंट मीडियम होना चाहिए ईमेल एंड व्हाट्सएप, एंड हमने टाइमिंग बता दिया। अब क्या है, अब क्लाइंट अगर क्लोज हुआ, आपको पहली बात हर बार कॉल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, एंड 3 महीने का उसको पता है यार माइंडसेट है, 3 महीने लेके चलना है। सो वो चीज़ हम लोग करते हैं। यूएस में बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। मैं चाहूँगा यूएस मार्केट, अभी आप यूएस मार्केट या इंटरनेशनल बोले बेसिकली, लोग एक्सप्लोर करें। लोगों को लगता है कि इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया में ही वर्क कर सकते हैं, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर लैपटॉप कि आप कहीं से भी, आपने जहाँ खोल दिया वहाँ ऑफिस है ना। आप मनाली गए, आप मनाली से ही ऑपरेट कर सकते हो, गोवा गए गोवा से ऑपरेट कर सकते हो। तो यूएस में कहीं भी आप ऐड रन करो एंड वहाँ से क्लाइंट ले आओ। अगर आपको डर लगता है तो दुबई में कर लो, अगर आपको डर लगता है, क्योंकि वो थोड़े सस्ते ऐड चलेंगे। दुबई में सस्ते हैं, हाँ, क्योंकि तुम ऐसा कुछ अच्छे, ऐसे इंटरनेशनल तो भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो कुछ ऐसे अच्छे कंट्रीज भी बता दो कि ये कंट्रीज अच्छे हैं जो टैप कर सकते हैं अभी। ठीक है, ये सब लोग नोट कर ले, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंगापुर, दुबई, फिलीपींस इज़ लाइक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडिया। मतलब आप जितना, जैसे इंडिया में अगर आप 30,000 चार्ज करो, 50,000 कर सकते हो। ज़्यादा अंतर नहीं होता बट अच्छा है। ठीक है, फिलीपींस हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। यूएस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बहुत हाई टिकट क्लाइंट मिल सकते हैं, $5,000 के भी मिल सकते हैं यूएस से। दैट इज़ द पावर ऑफ यूएस। हमने एक बार $5,000 क्लाइंट क्लोज किया था यूएस में, जिसमें सब कुछ फनल सब कुछ सेटअप कर दिया था, एंड वो 1 टाइम था, रेकरिंग नहीं था, बट $5,000 1 टाइम इज़ गुड, नॉट बैड। समझ रहा हूँ। अभी 3 चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो वो 3 चीज़ों में से सबसे पोटेंशियल वाला या अभी के टाइम पे सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है, और तुमको लगता है फ्यूचर में कौन सा अच्छा चलेगा? सेम यूएस वाला। हाँ, बिकॉज इंडिया मार्केट में लोग बहुत कम काम करते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे रिजल्ट देना क्लाइंट का चेक थोड़ा ज़्यादा रहता है। हालांकि अगर आप बहुत बड़ी एजेंसी हो, जैसे शबैंग है, उसके लिए उतना दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत बड़ी एजेंसी है। इंडिया में जब तक आप छोटी एजेंसी हो, आप दब के रहना पड़ेगा थोड़ा,
एंड आप सही बताऊँ तो कॉल भी अगर आपने पिकअप नहीं किया टाइम पे तो क्लाइंट छोड़ के जा सकता है। इंडिया में ऐसी चीज़ है, बट यूएस में ऐसा नहीं है। दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर ऑन द पॉइंट। अगर आपने रिजल्ट दिया, ऐसा नहीं है कि आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो। अगर आपने रिजल्ट दे दिया, दैट इज़ द मेन थिंग। वो चर्न रेट बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे वो, बिकॉज दे आर गेटिंग द रिजल्ट, दे आर वेरी लॉयल। प्लस लेकिन अगर आपने वहाँ पे धोखा किया तो वहाँ पे चार्ज बैक कर लेते हैं। चार्ज बैक मतलब आपने $1000 उन्होंने दिया और वो दोबारा चार्ज बैक कर सकते हैं, मतलब वो माइनस में चला जाएगा आपका अमाउंट। हाँ, इंडिया में ना ये चीज़ मुझे भी ऐसा लगता है, इंडिया वालों का ना एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। और बहुत जल्दी हम इम्पेशेंसी थोड़ा लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है, और वो थोड़ा रीजनेबल होता है ना, एक समझ के लेना कि अभी इसके लिए इतना टाइम लगेगा। इसीलिए क्या होता है, कई बार लोग जानबूझ के इंडिया में ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि जो होना पॉसिबल नहीं होता, और फिर वो और ट्रिगर करती है, वो और नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्रिएट होता है कई बार। बट ये यूएसए सब में ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसा बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन वो लोग थोड़ा ज़्यादा पेशेंस भी रखते हैं। दे आर लाइक, अगर वो कॉल पे आपके साथ आएंगे दे विल आस्क यू 100 क्वेश्चन, बट वंस दे गेट ऑन बोर्डेड वो फिर आप सॉर्ट हो, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उनके साथ। अब वो उतना परेशान भी नहीं करेंगे। इंडिया में अब रहता है, आप सोचते हैं 20,000 रुपये दे दे, एंड यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हैं, तो लोग गलती, तो यहाँ पे जब गलती करेंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। बताओ ना कुछ गलतियाँ बता दो जो मैं तुमने बताता नोटिस हूँ। करी है। हाँ। सबसे पहला, अगर आप फ्रीलांसिंग या एजेंसी चला रहे हो, ऑनबोर्ड करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जरूर बनाओ। वर्क ऑफ स्कोप होना चाहिए, कितना आप काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का ठीक है, बट क्लाइंट अगर ज़्यादा कर सकता है तो इसीलिए वर्क ऑफ स्कोप होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, आप वहाँ से एग्रीमेंट बना सकते हो। स्मॉल PDF का भी प्रपोजल बिल्डर आता है, फ्री टूल्स हैं, आप आराम से वहाँ पे एग्रीमेंट बनाओ। ChatGPT में जाओ, अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन डाल दो, ChatGPT विल फ्रेम एन एग्रीमेंट फॉर यू। आप साइन करवा लो स्मॉल PDF में डाल के। आज तो चीज़ इतनी सिंपल हो गई जिशान भाई, इतना कुछ करना नहीं है, और इससे मामला आपका सॉर्ट रहेगा। पहली गलती। दूसरी, आपको मेक श्योर करना है कि आप एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट रखो। ऐसा नहीं कि हाँ सर रिजल्ट आ जाएगा, बस 15 दिन के अंदर आपका स्केल कर देंगे। आपने क्लाइंट क्लोज कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत होगी और आपका क्लाइंट छोड़ के जाएगा। लोग कहते हैं अभी भाई चर्न रेट बहुत ज़्यादा रहता है, वो इसीलिए रहता है ना क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन गलत सेट किया। सबसे दूसरी गलती एक्सपेक्टेशन वाली, ठीक है। अगर मैं तीसरी गलती की बात करूँ तो निश, थोड़ा सा निश स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं 2-3 निश में काम करता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत में ऐसा नहीं किया। शुरुआत में सिर्फ कोचेज़ एंड D2C के साथ काम करता था। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी ई-कॉमर्स ब्रांड्स। सो आप अपनी एक एक्सपर्टीज़ पकड़ो, एक छोटा निश पे, कितना भी छोटा, कोई भी इतना भी छोटा निश हो चलेगा। जितना छोटा रहेगा उतना आप अपना उसमें एक्सपर्टीज़ दिखा सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा निश चुन लो। नीशेस की लिस्ट मैं PDF डाल दूंगा नीचे, आप डाल देना, ड्राइव का लिंक डाल दूंगा। बहुत सारे नीशेस आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए किसमें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि बेस्ट वही चुनना जो कि आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चुन लिया। राइट। इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, इंटरव्यू या बुक, HUL के ऊपर बुक थी वो, मैंने उसके ऊपर समरी भी बनाई थी। उसके अंदर ना वो यही बता रहे थे कि हम जब हायर करते हैं ना तो हम लोग ये नहीं देखते हैं, वो CEO थे आई थिंक, सो वो बता रहे थे हम हायर करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो कितना टैलेंटेड बंदा है, कितना स्मार्ट बंदा है, हम देखते हैं वो कितना इंटरेस्ट रखता है उस टॉपिक में और कितना घुस सकता है। क्योंकि कई बार मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पॉइंट था, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रहोगे उस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम दोगे, आप सीखोगे और उसमें आप अच्छा कर लोगे। लेकिन कुछ लोगों को ना वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता और उसमें घुस जाते हैं और फिर वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर वो डिसिप्लिन होता है कि नहीं मज़ा आ रहा, फिर भी घुस के वो लोग ने एकदम अच्छे से तोड़ डाले। कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट बेटर ये कि आप ऐसी चीज़ें नीश चुनो जिसमें आपका पर्सनल थोड़ा इंटरेस्ट भी हो, जिसके अंदर आप घुसने के लिए रेडी हो। बट पता है एक चीज़ और मैं समझता हूँ यहाँ पे कि कई बार क्या होता है, आपने नीश चुन लिया, आपका इंटरेस्ट भी है, बट आप बर्न ऑफ हो जाते हो। मतलब आपको लगता है यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट उसमें ना आपको, रसल ब्रंसन है वो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आपको थोड़ा फ्रिक्शन महसूस होगा, रेजिस्टेंस महसूस होगा। अगर आपने वो तोड़ लिया तब आप जीतोगे। लेट से सुबह उठना है, आपको 6 बजे उठना है, आपको लगेगा रेजिस्टेंस महसूस होगा, एक रेजिस्टेंस आएगा कि यार नहीं, बट वो रेजिस्टेंस को तोड़ दो, आपको अच्छा लगेगा। वो करने के बाद आप मल्टीपल विन्स अपने आप कर लोगे, बिकॉज एक विन आपने किया तो दूसरा विन, तीसरा विन, चौथा विन अपने आप आपका होता जाएगा। आपने ही किसी पॉडकास्ट में बताया था ये चीज़ कि एक बार आपने अच्छा काम किया कोई, तो डोपामिन रिलीज होता है एंड वो आप लगातार अच्छे काम करते रहते हो। राइट। तो वो बात भी है। समझ रहा हूँ, वो चीज़ तो है ही, वो तो हमेशा, जैसा भी मेरे को बुक समरी, आई एम पैशनेट अबाउट बुक्स, बट वो भी करने बोर होता है। मतलब वो फ्रिक्शन उसमें भी आता है। फ्रिक्शन आपको हर एक चीज़ में आएगा ही आएगा, भले से आप कितना भी उस चीज़ को पसंद करते रहो। इनफैक्ट अगर मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, अभी बहुत पसंद है मैं, बट अगर उसको भी मैं एकदम पूरा जॉब जैसा बना लिया ना, उसको भी मैं 24 घंटे 365 डेज अगर मुझे करना पड़ गया तो उसमें भी मेरे को बहुत दिक्कत आएगी। बट आइडियली ऐसी होना चाहिए कि हम उस
इन्जॉयमेंट का जो टाइम है ना, वो है ना थोड़ा ज़्यादा होता रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली लाइफ हैप्पी करने के लिए। अगर 24 घंटे ना, तो एटलीस्ट आप 8 घंटा तो इन्जॉय कर रहे हो, 1 घंटा तो इन्जॉय कर रहे हो। कुछ लोग 0 होता है, तो वो है ना हमें ट्राई करना चाहिए बेटर इन्जॉय करते रहे। आइदर डू द वर्क यू लव, आइदर स्टार्ट लविंग द वर्क यू आर डूइंग। दोनों चीज़ें होती है, बट वो सेकंड वाली चीज़ में कई बार है ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लोग है ना सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं पिछले 1-2 साल से ना कई सारे लोगों को ट्रेड करता हूँ, सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। वो लोग कई सारे लोग को मैं बोल दूंगा ये कर लो, वो लोग नहीं कर पाते। जैसे अभी बुक समरीज में ही है ना, मैं बुक समरी लोगों को लगता है कई बार कि बुक समरी मैं कर लूँगा, भूषण भाई कर रहा है मैं भी करता हूँ, वो लोग कर ही नहीं पाते। और वो लोग वीडियो जब बना के मेरे को भेजते तो मेरे को समझ में आता था उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, वो घुसा भी नहीं, बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें देख के वो करना चालू किया, समझ रहा हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर एक बंदा है जिसको सच में बुक में इंटरेस्ट है, मैं उसको बोलूँगा इस बुक पे समरी बनानी है, वो घुसेगा, वो बुक पढ़ेगा, वो ऐसी ऐसी बातें निकालेगा जो शायद मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने बुक पढ़ी नहीं है। तब जाके अच्छा कंटेंट बनेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, समझ रहे यू हो। शुड एंजॉय। हाँ, आपको वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना, एटलीस्ट लगना चाहिए जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, मुझे लगता है। अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो बहुत ज़्यादा विल पावर और डिसिप्लिन चाहिए। और विल पावर डिसिप्लिन है ना, इट्स हार्ड, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू क्रैक। कर सकते हैं बट उसके पीछे फिर एक इमोशनल रीज़न होना चाहिए। आपने देखा ना कई बार लोगों के साथ कुछ ऐसा बहुत बुरा हो जाता है ज़िंदगी में, कुछ तो रीज़न हो जाता है जिसके जैसे वो सडनली वो एक फील्ड में चलेगा, एक काम में चलेगा और इतना घुस के फिर वो पूरा कर लेगा शेयर डिटर्मिनेशन से। इंजॉयमेंट उसके लिए क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, उसके लिए सिर्फ में दिमाग में ये रहेगा मुझे करके ख़त्म करना है। वो भी कर लेते हैं और लोग बहुत अचीव कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपके पास ऐसा कुछ इमोशनल रीज़न नहीं हुआ है, आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैगेज नहीं आ गया ड्यू टू सम रीज़न, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो बहुत बेटर है कि आप है ना ऐसी चीज़ में घुसो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हाँ, सही बात है। और तुमको भी आई थिंक तुमने भी देखो एसईओ किया होगा, तो एसईओ में इंटरेस्ट था, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। मेरे को तो मैं बताया 20,000 रुपये कमाने थे, राइट। तो वो तुमको इंजॉयमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम एंजॉय करते इसलिए तुम ज़्यादा सीख रहे थे। तुमने बोला ना मैं तो सिर्फ कर रहा था और लोग खुद से पूछना चालू कर दिया क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। उनको सिर्फ चाहिए था रिजल्ट कि जो एसईओ से मिल सकता है। अब वो क्योंकि खुद नहीं कर रहे इसलिए वो तो तुमसे करवाया। एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी नाइस। तो तुमने ये 3 मिस्टेक्स तो तुमने बताया, फिर और अच्छी बातें भी क्या क्या है कुछ बता दीजिए। अच्छी बात है कि सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑपरेशन से फायर किया बहुत मेहनत के बाद। मतलब इट टेक्स मी लाइक 2 साल लगा मेरे को इससे बाहर करने के लिए, सच बता रहा हूँ। हाँ। कभी भी मतलब ऑपरेशन से अपने आप को बाहर करता था तो उसके बाद मतलब कोई कुछ ना कुछ अटक जाता था, काम कभी कुछ भी अटक गया, बट 2 साल लगे एंड ऑपरेशन से फाइनली मैं ऑपरेशंस में नहीं हूँ। मैं क्यों हंस रहा हूँ क्योंकि तुम बोले बहुत टाइम लगा, फिर 2 साल 2 साल भी कम है, पता है तुमको। मैंने अभी रिसेंटली मैंने उसका देखा सुपर वुमन, लिली सिंह, पता है यूट्यूबर थी बहुत पहले की, बहुत फेमस, अभी भी फेमस है, लिली सिंह करके है, बाहर की यूट्यूबर है। वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि पहले ना उसको भी ये प्रॉब्लम हुआ था। हमें ना कई बार लाइफ में इतना कंट्रोल चाहिए होता है ना कि हर चीज़ हम चाहते हैं हम ही करें। जैसे मैं भी करता था, खुद ही स्क्रिप्ट लिखना है, खुद ही एडिटिंग करना है, खुद ही शूट करना है। तो वो बता रही थी उसने तो 8-10 साल खुद सब चीज़ें की एंड उसको वो कंट्रोल देना ही नहीं था किसी और को। लेकिन वो बोलती वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैंने करी कि वो कंट्रोल मैंने देना चालू करी किसी और को। बट जब जैसे ही वो देना चालू करते तैसे आपके पास टाइम फ्री होता है और आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाते हो। तो वो डेलीगेशन वाली जो चीज़ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही तुम बता रहे हो, राइट? यस, वो करना बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ। वरना आप सेल्स नहीं करोगे तो आपकी रेवेन्यू मेन चीज़ है बिजनेस में, इट इज़ लाइक ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो फिर आपका बिजनेस जो है वो बैक ट्रैक हो जाएगा। राइट, फर्स्ट चीज़ ये हुई। फिर दूसरी चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो सारे बिजनेस में अप्लाई होते हैं, एंड ये चीज़ मैंने कोई बिजनेस कोर्स के दौरान सीखा था, मेरे को याद भी नहीं है, यूट्यूब से ही कोई फ्री कोर्स था, वहाँ पे देखा था, बहुत तगड़ा कोर्स था। उसमें बताया था कि एक ग्राफ होता है जो कि लीनियर चल रहा होता है, मतलब ऐसे लीनियर नहीं, जैसे साइन कॉस वेव का नहीं होता, ऐसे चल रहा होता है। आपने कुछ पॉजिटिव किया, फिर आपके साथ कुछ ख़राब हुआ। लेट से आपने 1 लाख रुपये कमाए, 1 लाख रुपये का बिल आ गया कहीं से, लेट से सब रेंट वेंट मिला के 1 लाख खर्चा हो गया। फिर आपने 2.5 लाख एक क्लाइंट क्लोज किया, फिर आपने देखा कि यार लेट से कोई सब्सक्रिप्शन सब कुछ करके आपका कुछ 1 लाख का फिर से बिल आ गया। आप जा रहे हो बट कि फिर से नीचे जा रहे हो, फिर से आप जा रहे हो, फिर से आप नीचे जा रहे हो। आप बुक पढ़ रहे हो बट आप नेगेटिव चीज़ भी बाद में चीज़ कर दे रहे हो, ठीक है? आप हर चीज़ पॉजिटिव करने की सोच रहे हो बट बाद में कुछ ना कुछ आप नेगेटिव कर देते हो। तो वो लोग नेगेटिव फोकस नहीं करते, लोग क्या करते हैं, ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग, बट ऐसा नहीं है। यू शुड एलिमिनेट द नेगेटिव, तभी जाके पॉजिटिव और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अदरवाइज वो ना आप स्टक भी रहोगे, इसे बोलते हैं स्टक इन द बिजनेस। मतलब आप एक ही जगह पर स्टक हो, आपका रेवेन्यू बढ़ ही नहीं सकता अगर आपने नेगेटिव चीज़ फोकस करके उसको एलिमिनेट नहीं किया। सो सबसे पहले आप उसका लिस्ट बनाइए क्या क्या नेगेटिव है आपके बिजनेस में, एंड उसको जितना एलिमिनेट कर सकते हो आप एलिमिनेट करो। आप देखोगे पॉजिटिव चीज़ अपने आप और ऊपर जाएगी। तो ये मेरे के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था
कि मैंने देखा कि यार क्या सब्सक्रिप्शन मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, कितने टीम मेंबर्स जो हैं वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं है काम करने के लिए, मतलब वो बस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, कितने लोगों को फायर कर सकते हैं, कितने लोगों को, नए लोगों को, अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं। बिकॉज अगर कम से कम आपसे अच्छे कम से कम 2-3 लोग चाहिए आपको अपनी कंपनी में, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। तो कई सारे टीम मेंबर्स तो जो बैठ रहते थे और ठीक है थोड़ा बहुत ऐड चला दिया, एंड ऐड चलाने में उतना मेहनत लगता नहीं है, तो आराम से सैलरी पाते हैं, है ना। तो और थोड़ा मतलब वो भी रहते, लेजी भी रहते हैं, क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो सब चीज़ें मैंने नोट डाउन करके फिर उसको एलिमिनेट किया। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सक्सेस आया मेरे को। तो बर्ड आई व्यू से देखना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को। तो सबसे पहला गलती की मतलब ऑपरेशन वाला, कि ऑपरेशन से फायर किया। दूसरा कि आप नेगेटिव चीज़ को मैंने हटाया अपने लाइफ से, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ को हटाया, तब जाके पॉजिटिव अपने आप होना चालू हो गया। राइट, मेक सेंस। तुमने ये बोलते हैं ना हमेशा, यू शुड बी द डमस्ट पर्सन इन द रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी लाइन है बहुत। आप अगर आपकी टीम में, मुझे भी लगता है मेरी टीम में मैं सबसे बुद्धू इंसान होना चाहिए, कि अगर जैसे कि मेरे साथ बैठे लोग ना, सब मुझसे समझदार होना चाहिए। अगर मैं किसी से बात करूँ तो मेरे एडिटर को मुझसे बहुत ज़्यादा एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई सेल्स का बंदा बैठा तो सेल्स के बारे में उसको मुझसे बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम ये होती है ना, हम वी आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, वो चीज़ अच्छी है ही नहीं अगर आप, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप 10 समझदार लोगों के साथ रहोगे ना, आपका लेवल बढ़ता रहेगा। आप सबसे डम रहोगे तो आपको हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, आप भी सीखोगे, बट इट्स बेटर टू हैव दैट पीपल इन योर टीम ऑल्सो। तब आप जो आपको ग्रोथ मिलेगा वो सबसे खतरनाक होगा। तो वही चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ, तुमने वही चीज़ करना स्टार्ट करी, राइट। और क्या हुआ, 2 चीज़ें थी, और बेस्ट चीज़ तुमने क्या करी? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक इसी में एक सीख मिलेगी मेरे को, मतलब सबको। सो वो मैं एक इवेंट में गया था, और उस इवेंट में ना एक D2C का बंदा आया था, ई-कॉमर्स का। तो मैंने बोला आप कितना अर्न करते हो? तो उसने बोला कि मैं 40 lakhs पर मंथ अर्न करता हूँ। मैंने कहा 40 lakhs पर, हाँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा अर्न कर रहे हो आप। तो बोला मैं सैलरी तो अपनी 50,000 ही लेता हूँ। वहाँ से मेरे को एक और सीख मिली, यार अपने बिजनेस से अपने आप को सैलरी देनी होती है। हालांकि मैं वो करता नहीं था, आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते होंगे, बट मैं नहीं करता था। मैं कहा पूरा पैसा अपना है, सब स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे वो समय मेरे को ओ भाई ये क्या होता है। अरे ये मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मेरे को सच बताऊं, मेरे को सब चीज स्क्रैच से सीखना पड़ रहा है। हाँ। मेरे को कुछ पता नहीं था, अभी बहुत कुछ पता नहीं है मेरे को, अभी भी नहीं पता, बट मैं फिगर आउट कर रहा हूँ चीजें। राइट। और ये तुम, मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि मुझे भी ये चीज़ पहले ऐसी लगती थी। पहले ना पहले ऐसा लगता था यार बिजनेस इज डूइंग रेवेन्यू ऑफ 10 करोड़ रुपीज या 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ का मालिक है। ऐसा नहीं होता। आप कितना भी बड़ा बिजनेस बना लो, आपको उसमें से एक सैलरी निकाल के अपने आप को देनी होती है, और वो करना होता है सिस्टमेटिकली, जो कई बार नहीं होती अच्छे से, बट वो करना ज़रूरी है। तो ये जब मैंने सीखा तो मैंने किया ठीक है यार, अपने आप को 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, बाकी अपना बिजनेस में रखते हैं पैसा, क्योंकि अपने सर्वाइव करने के लिए यार 1 लाख बहुत अच्छा अमाउंट है, एक अच्छा अमाउंट है। तो मैंने किया ठीक है, बाद में बढ़ाते रहेंगे, जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा वैसे बढ़ाते रहेंगे। राइट, मेक सेंस। फिर उसके बाद और क्या चीज़ें होना स्टार्ट हुई, और तुमने ये 2 चीज़ें करना स्टार्ट करी। अच्छा, उससे मैं, तुम जब ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तब मुझे एक और ग्राफ याद आया, मास्टरी बुक का था आई थिंक सो, किसका था वो, सक्सेस वर्सेस एफर्ट एंड टाइम का। कि यूजुअली लोगों को क्या लगता है ना, कि हम जैसे जैसे एफर्ट मारते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, हमारा सक्सेस ऐसा ऊपर लीनियर ग्राफ जाता रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये भी मेरे को बहुत वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन था मेरी लाइफ का। सक्सेस का ग्राफ है ना, ऐसा होता है, आप थोड़ा एफर्ट सीखना चालू करते हो, आपको थोड़े रिजल्ट दिखना चालू होता है, बट फिर एक टाइम बाद आपको रिजल्ट वो खराब होने लग जाता है। जैसे आपने 2-3 क्लाइंट्स कर दिया, आपको लगेगा अब तो हर हफ्ते 2-3 होएगा, नहीं होएगा, अब आप गिरना चालू हो जाएगा, अब तो एक भी नहीं आ रहा, शिट, आपको वो टाइम पे लगेगा मैं तो वर्स्ट हो गया पहले से। बट ऐसा नहीं है, फिर वो प्लेटो आएगा, फिर कुछ टाइम तक आपके सेल्स ही नहीं होंगी। ठीक है, तो आप 3-4 हफ्ते आपके ऐसे ही जा रहे हैं, बट फिर आप वही एफर्ट मारते रहोगे ना, एक टाइम सडनली वापस से 3 क्लाइंट क्लोज हो जाएंगे, फिर दूसरे टाइम वापस से शायद से 1 हफ्ते में 1 ही हो, और फिर कुछ टाइम तक शायद 1 ही हो रहा है, और ऐसे वो सक्सेस का ग्राफ जाएगा, समझ रहे हो। सक्सेस मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हाँ, ऐसा कई बार लोग, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही चलता है, वी थिंक इन लीनियर टर्म्स। हमारा दिमाग है ना लीनियर सोचने में बहुत अच्छा है। मैं आपको बोलूंगा 2+2 कितना होता है, बोलो। 4+2 6, 2 + 2 8। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करने बोल दूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 16 2 जा 32। वैसी और मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 बार 10 बार करा दूंगा तो मैं आपको बोलूँगा 64/2। हाँ, मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना हम लोग तो हमारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, और उसको स्क्वायर कराना चालू कर दो तो और मुश्किल हो जाएगा। लीनियर वे में सोच रहा है, हम सिर्फ दिमाग है ना इजीली लीनियर वे में ही सोच पाते हैं।
तो वही उसमें से वही लेसन दिया गया था कि आप लीनियर सोचना बंद करो, ज़िंदगी लीनियर नहीं होती है कि आप एफर्ट मारते जा रहे हो, आपको बस 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 20 ऐसा होता है, नहीं आएगा। 1 लाख कमाओगे, एक टाइम आएगा आप शायद 20,000 ही कमा रहे रहोगे। लेकिन हाँ, वो प्लेटो, और वहीं पे ना लेसन ये था ना कि वो प्लेटो जब हम गिरते हैं और वो प्लेटो आता है, वहीं पे 90% लोग गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, बट बात ये होती है टिकने की, कि आप टिकते रहो। और जैसे तुमने ही बताया ना, गलत जो नेगेटिव गलत चीज़ें हम कर रहे हैं उसको मे बी एलिमिनेट करना चालू करो, इम्प्रूव एट दैट प्लेटो ऑल्सो। Yes. तो वो प्लेटो पे हम इम्प्रूव करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एक और जंप आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली। यस, तो वो बहुत पावरफुल लेसन था। ऐसा तुमने भी कभी नोटिस किया ये चीज़ जो मैं बता रहा था, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ भी? नहीं, ये तो होता ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ एक बात, जब मैंने अपना ये यूएस वाला एजेंसी चालू किया था तो 2 क्लाइंट मिला। अच्छा, यूएस का बिजनेस मेरा यूएस में रजिस्टर्ड है, मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो यूएस में, उसका स्ट्राइप अकाउंट, बैंक अकाउंट, सब कुछ यूएस में। वो सिंपल है, आप स्ट्राइप एटलस करके एक सर्विस आती है स्ट्राइप की, वहाँ आप साइन अप करो, पासपोर्ट सबमिट करो एंड दे विल रजिस्टर कंपनी। $500 फी है, आपका बैंक अकाउंट सब कुछ दे देंगे वो, ठीक है। एंड यू आर रजिस्टर्ड ऑफिशियली, यूएस में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है एंड आपका एक अकाउंट है स्ट्राइप अकाउंट। एंड सबसे मजे की बात है, वहाँ पे इंडिया से पैसा लोगों तो कोई टैक्स नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा हैक बता दिया तुमने। नहीं, एक्चुअली जब आप वो पैसा इंडिया में आओगे तो टैक्स तो लग जाएगा, लेकिन सबसे उसका हैक ये है कि वहाँ से डेबिट कार्ड मंगा लो एंड वो आप स्पेंड करते रहो यहाँ पे, क्योंकि और सारा पैसा वहाँ पे रहेगा। तो ये आप कर सकते हो। तो यूएस वाला जो पैसा आता है ना, वो मैं उसी अकाउंट में रखता हूँ, उसको छूता नहीं हूँ। वो अगर मुझे स्पेंड करना है तो ये सिंपली मैंने ऐसे डबल टैप किया और ये खुल गया, और मैं ऐसे क्लिक करके सिंपली मरकरी का कार्ड होता है, सिंपली टैप करके पेमेंट कर देता हूँ, तो वो हो जाता है। कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं है, फिजिकल कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से मुझे डोमिनोज में ही पेमेंट करना है तो इससे हो जाएगा, कहीं पेमेंट करना है दुनिया में जहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट होता है तो उस अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो यूएस का उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगेन टैक्सेशन वाला है कि यूएस में कमाओगे तो टैक्स लगेगा, यूएस का क्लाइंट है तो टैक्स, इंडिया से अगर पैसे जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंड वो डेलावेयर में रजिस्टर करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। डेलावेयर एक स्टेट है यूएस में जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता अगर आप बाहर से इंटरनेशनल पैसा ला रहे हो, ठीक है। उन लोग के लिए हम लोग इंटरनेशनल है, तो बाहर से पैसा का कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो उससे काफ़ी अच्छी चीज़, मतलब फ़ायदा होता है। तो तुमने मजाक मस्ती में तो बहुत अच्छा हैक बता दी है वाली चीज़। और भी कुछ ऐसे हैक्स है तो बताओ यार। यार देखो, मैं बताऊँ हैक्स का मतलब यूएस में कंपनी रजिस्टर करना ही बहुत बड़ा हैक है। उससे क्या होता है, आपने यूएस में क्लाइंट से $1,000 चार्ज किया, आपको दोबारा कभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, पैसा अपने आप कटता जाता है। हर महीने उसको रिमाइंडर भी नहीं देना है, $1,000 कट के उसके अकाउंट से अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। डोंट नीड टू इवन रिमाइंड, जस्ट कंटिन्यू डिलीवरिंग द सर्विसेज, जस्ट कंटिन्यू डूइंग द मीटिंग्स विद द क्लाइंट। एंड वो उसको भी टेंशन नहीं है, वो उसको भी जानता है कि यार $1,000 हर महीने जाता रहेगा। इंडिया में अगर आपको कोई क्लाइंट है, उसका कार्ड सेटअप कर दो तो यहाँ से भी पैसा अपने आप कटता जाएगा। वो इंडियन अकाउंट में पॉसिबल नहीं है, वो रिजर्व पे में पॉसिबल नहीं है, वो कैश पे, इंस्टा मुझे पॉसिबल नहीं है। यूएस अकाउंट में इतनी पावर है कि वो ऑटो डेबिट करा सकता है पैसा। सो लेट्स से आपका कार्ड मैंने ऐड कर दिया और जो अमाउंट मैं सेट करूँगा हर महीने वो कटता रहेगा। तो ऑटोमेशन, आपको फ़ोन नहीं करना, हाँ सर पेमेंट कर दीजिए, वो ना मैं आपको इनवॉइस भेज रहा हूँ, फिर वो सर पेमेंट नहीं किया, 2 दिन बाद फिर फ़ोन किया, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो फ़ायदा, वो भी एक बहुत बड़ा हैक है कि आपका चर्न रेट कम हो जाता है। बिकॉज पेमेंट करने कोई जाता है, सोचता है यार छोड़ दूँ, बहुत एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन कई बार कट जाता है, सोचता है चलो यार छोड़ो, पैसा खत्म हो गया। तो समझ रहा हूँ, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है ये चीज़, और उधर ही से पैसा बनता है। एक बहुत बिजनेसमैन ने ये चीज़ बोली थी ना कि यू डोंट मेक मनी व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट टू न्यू कस्टमर्स, यू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू सेल द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रेगुलरली। एग्जैक्टली। तो जो आपके रिटेनर्स होते हैं, जो मतलब इसीलिए मेंबरशिप साइट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि आप इन्हें एक बार मेंबर बना लिया तो वो लोग अगर आपको अगर अच्छा प्रोडक्ट है, करते जा रहे पेमेंट, तो उससे ही सबसे ज़्यादा वेल्थ बनेगी, और उस पर फोकस भी करना चाहिए बड़ा अमाउंट बनाने के लिए। एग्जैक्टली राइट, और उस पर तुम भी फोकस करो, राइट। हाँ, एजेंसी में, अच्छा एजेंसी में लेकिन एक चीज़ तो होगी ना, एजेंसी का स्केलेबिलिटी का इशू आता होगा। यस, एब्सोल्युटली। एक पॉइंट के बाद आपको बहुत ऑपरेशनली एफिशिएंट बनना पड़ेगा। मतलब इस ऑपरेशनली एफिशिएंट का मतलब ये है कि आप 1 करोड़ पर मंथ पे अगर आप स्केल करके, उसके बाद आपको दिक्कत आएगी, और दिक्कत क्या करेगी, ऑपरेशन चले जाएंगे, टू मच वर्क, बहुत सारे क्लाइंट्स, आप कितने भी हायर कर लोगे ना, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपने स्पेंड 1 करोड़ कर लिया है। बट बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया में भी, जैसे एक मेरे फ्रेंड है अक्षय नाम है उनका, वो अभी इंडिया में, बाहर नहीं, इंडिया में 1.5 करोड़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं अपनी एजेंसी से। तो उनसे मैंने बात किया, वो दिन भर वो मीटिंग्स में रहते हैं, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। तो यस, प्रॉब्लम आएगी, बट अगेन आप क्या कर सकते हो, मैं एक यहाँ पे भी हैक बता रहा हूँ।
ये लोग अभी इंडिया में लोग करते नहीं है, मैंने देखा यूएस में लोग करते हुए एजेंसी का अपना वो फ्रेंचाइजी टाइप मॉडल लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है कि यू कैन सेल योर राइट, कि आप मेरे रिजल्ट दिखा लो, आप मेरे सक्सेस स्टोरी दिखा के आप क्लाइंट ले सकते हो, हमारी टीम ही हैंडल करेगी, आपको कमीशन मिल जाएगा। मतलब आपको बेसिकली क्लाइंट लाना है एंड यू विल गेट द कमीशंस एंड हमारी टीम का काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि चलो सेल्स वाला काम आपका गया, आप सेल्स से छोड़ो ऑपरेशन में फोकस कर सकते हो सही से। राइट, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब वो लोग को एक फिक्र भी रहेगी, जो मतलब वो लोग को लीडरशिप रोल्स दे सकते हैं, आप लीडरशिप रोल रखना, बाकी हर टीम्स रहेगी जो हैंडल करेगी। हाँ, तो आपका टाइम थोड़ा बचना चालू हो जाएगा काफ़ी। बहुत सारी एजेंसीज जो मतलब CEO CMOs हायर करते हैं और करना पड़ता है बिकॉज, और उनको अपने से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जितना आप सैलरी ले रहे हो उससे भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको एजेंसी चलाना है, आप तो सैलरी ले रहे हो। बेसिकली बिजनेस का गेम ये है कि आपको वैल्यूएशन अपनी बढ़ानी है, सैलरी लेते रहो, वैल्यूएशन बढ़ाते रहो, और एक पॉइंट में जाके सेल कर सकते हो। आप एजेंसी हो चाहे कोई बिजनेस हो, आप सेल कर सकते हो। तो ये तुम्हारा विजन भी ऐसी है? मेरा एजेंसी का यही विजन है। यूएस वाली एजेंसी मैंने बनाई इसीलिए है, और वो फायर फनल्स LLC वो रजिस्टर्ड इसीलिए है कि उसे मुझे मेरे को सेल करना है उसको एक अच्छा बिजनेस बना दोगे। हाँ। और फिर उसको सेल कर दोगे। एग्जैक्टली मतलब मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट $5 मिलियन पे सेल करना है उसको, और $5 मिलियन को सेल करने के लिए पर मंथ आपको अच्छा खासा उस पर रेवेन्यू बनाना पड़ेगा। जैसे कितना बनाना पड़ेगा? मतलब आप समझ लो पर मंथ $30,000 एटलीस्ट आपको बनाना पड़ेगा। $30,000 $40,000 मिनिमम, दैट इज़ बेयर मिनिमम। एंड $5 मिलियन पे आप सेल कर सकते हो फिर। लेकिन आप अगेन कोई भी आपका जो एजेंसी नहीं खरीदेगा अगर आपका ऑपरेशन सेट नहीं है, कुछ भी सेट नहीं है, आप ऐसे ही काम कर रहे हो कि चलो हाँ जी हाँ भाई धनंजय आप ये वाला काम कर दो, सब कुछ ऑटोमेट होना चाहिए। SOPs होने चाहिए, सिस्टम एंड प्रोसेस होने चाहिए जो बराबर चलते रहना चाहिए। मैं तो पहले ऐसे ही करता था, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया और काम चल रहा है। ऐसा अब नहीं है, अब ट्रेलो में हम लोग करते हैं। अब ट्रेलो में करते हैं, हालांकि व्हाट्सएप पे भी रख देते हैं अगर इंडिया क्लाइंट्स है तो ज़रूरी हो जाता है, बाकी बाहर ही क्लाइंट्स होंगे। बाहर क्लाइंट्स ट्रेलो पे रहते हैं और ट्रेलो पे ऑर्गेनाइज रहते हैं, और वो भी ट्रैक करते रहते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, वो भी ट्रैक कर सकते हैं, और हम भी दिखा सकते हैं उनको कि हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो प्रेशर दोनों पे नहीं होता, सिस्टम में प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत एजेंसी में सेल्स में है ही नहीं। सेल्स करना, क्लाइंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है ही नहीं। मतलब क्लाइंट्स की कमी ही नहीं है, क्लाइंट्स बहुत है यहाँ पे। क्लाइंट्स की कमी नहीं है। आपको सिस्टम एंड प्रोसेस बनाने में ज़्यादातर एजेंसी फेल होती है। फेल इसीलिए होती है बिकॉज उनका प्रोसेस सेट नहीं है, चर्न रेट हाई हो जाता है एंड दे आर एंड अप गेटिंग ब्रोक। वही, क्योंकि सिस्टम एंड प्रोसेस भी नहीं रहता है तो और केओस भी क्रिएट हो जाता होगा पूरा, तो हैंडल भी नहीं कर पाते होंगे। 4 में ही वो लोग, मतलब 4-10 में वो लोग पूरा बैंड बच जाता होगा। बट आपके सिस्टम एंड प्रोसेस रहेंगे तो आप थोड़ा क्लीनली शायद से 10 के बजाय 20 भी कर सकते हो। ये चीज़ मैंने मास्टर की है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज, इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं ना उनके कोर्सेज बहुत सारी करने के बाद सिस्टम एंड प्रोसेस को मास्टर किया है। और मैंने बताया 2 साल लग गए उसको करने में, और कई बार सिस्टम प्रोसेस भी ब्रोक हो जाता है आपका। कुछ स्पेसिफिक चीज़ हो गई क्लाइंट की, बिकॉज आप अलग अलग सर्विसेज के क्लाइंट ले रहे हो, तो कभी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ गया, कुछ अलग रिक्वायरमेंट आ गया, तो समझ में नहीं आता क्या करना है उस समय। योर टीम मस्ट हैव पावर टू मेक डिसीजंस, मतलब वो अपने ऊपर डिसीजंस लेके काम करने का उनको ऊपर क्षमता होना चाहिए। अदरवाइज वो आपको इन्वॉल्व करेंगे तो फिर आपका टाइम जाएगा उसमें। राइट, आई थिंक वही, नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। मैंने भी ऐसा ट्राई किया SOP के बारे, जब मैंने भी पहली बार सीखा, वी ट्राइड कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करो, एक साथ होगा नहीं, बट यही हमें लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार मतलब एटलीस्ट जहाँ ट्राई करते रहे उसको कि और सिस्टमाइज करते रहे, एटलीस्ट 90% आप एफिशिएंट हो जाओगे। इट विल सेव 3 hours पर डे, इट इज़ इनफ। सो अच्छा, अभी तुमने फ्रीलांसिंग की है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेचा है, तो अभी अगर कोई एक यंग लड़का देख रहा है, उसको अगर पैसे कमाना है, तुम क्या सजेस्ट करोगे? पहले कैसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए? पहले कोई एजेंसी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग स्किल सीख के। हाँ, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको देखो, आप बिजनेस एक तरीके से फ्रीलांसिंग भी बिजनेस है। एक इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा लो, ऑनलाइन खुल जाता है, अलग अलग बैंक से ऑनलाइन ही खुल जाता है इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, जो आपके नाम से खुल जाता है, कोई कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, दैट्स इट। उसके बाद उस अकाउंट में आप पैसे ले सकते हो। नाउ यू हैव लाइक योर इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि आप एक प्रॉपर एक निश चुन लो, या तो अगर आपको निश नहीं चुनना है तो आपको लोकल रहना पड़ेगा। सो 2 ऑप्शंस यू हैव, इधर चूज अ निश एंड गो लाइक ग्लोबल, कि आप इंडिया में और कहीं भी सेल कर सकते हो उस निश में। अदरवाइज आप सारे सर्विसेज दो एंड लोकल, यानी अगर आपका Tier 1 सिटी है या Tier 2 भी है तो आप लोकल सेल कर सकते हो। मेरे जो को फाउंडर हैं iSkill Academy के, वो लखनऊ में सिर्फ एजेंसी चलाते हैं एंड ही इज़ डूइंग 11 lakhs पर मंथ, जो कि सिर्फ लखनऊ में एजेंसी चलाते हैं। FX Realty नाम है उनकी एजेंसी का, और सिर्फ लखनऊ में चलाते हैं। एंड आप सोचो लखनऊ में एजेंसी फॉर एड्स, हाँ, मतलब डिजिटल वेबसाइट भी बनवा देंगे,
सिर्फ लखनऊ वालों के लिए। बाहर से क्लाइंट आएगा तो ले लेंगे, बट मेनली उनकी एजेंसी लखनऊ फोकस्ड है। समझ रहा हूँ। सो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी लोकल, बहुत सारे बिजनेस है, जैसे हर सिटी में डेंटिस्ट है, हर सिटी में हेल्थ केयर के अलग अलग बिजनेस है। जैसे मेरे को एक याद नहीं आ रहा, हेयर ट्रांसप्लांट है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो उनको चाहिए आपकी सर्विसेज एंड दे आर रेडी टू पे यू। दे आर अर्निंग 2-3 lakhs 4 lakhs पर मंथ रेगुलर बेसिस पे, और Tier 1 में तो जानते हो बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। सो आदित्य भाई हैं, वो हेयर एंड स्किन क्लिनिक्स में मास्टर है। तो आप भी एक निश पकड़ लो, या तो आप पूरे सिटी में टारगेट कर लो। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, चूज़ अ निश, सिंपल, ठीक है। अब निश क्या रहेगी वो आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर है। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ सीख लो, कोई स्किल सीख लो, फेसबुक ऐड चलाना सीख लो। सीखने में कितना समय लगता है, आप 10 दिन में 15 दिन में सीख सकते हो। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, आप हर चीज़ सीख सकते हो। सीखने के बाद देन लाइक आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एक मिनी पोर्टफोलियो मतलब आप बहुत कम में या फ्री में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट वांट टू टेक सम क्रेडिबिलिटी, ठीक है। सो एक बार आपको क्रेडिबिलिटी मिल जाए, नाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स। और क्लाइंट लेने का तरीका क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्लाइंट लेने के मेरे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो है ना, वो बिना ऐड चलाए भी है। वो ये है कि आपको अपने लोकल इवेंट्स जैसे आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ में सोचो कि BNI है या कोई भी इवेंट है, TEDx है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बोलने की, आप ज्वाइन कर लो BNI, या फिर एक टोस्ट मास्टर क्लब होता है, टोस्ट मास्टर क्लब, वो ज्वाइन कर लो। हर जगह होता है, आपकी सिटी में भी होगा, आप ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पे बोलने का मौका मिलता है, हर संडे या हफ्ते में एक बार बोलने का मौका मिलता है। आप क्या करो, वहाँ पे जाओ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक अच्छी सी स्पीच बोल के आओ कि कैसे बिजनेस बढ़ा सकता है। आपको एकदम सेल नहीं करना है, ये ध्यान देना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने सेल किया, आप ख़राब हो गया सब कुछ। डोंट नीड टू सेल एनीथिंग। ऐसा दिखाओ कि बस मैं तो बताने आया हूँ और मैं तो बिज़नेस को स्केल कर सकता हूँ, किसी बिज़नेस को। सो यू हैव टू एक ऐसा टॉपिक चुन लो कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप कैसे अपने बिजनेस बढ़ा सकते हो। पहला फेसबुक ऐड चलाते हो, वहाँ पे समझ में ज़्यादा लोग को आएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो बिजनेसमैन इतने टेक्निकल नहीं होते, तो उनको समझ नहीं आएगा। बट दे विल वांट टू, यार अभी वो तुम बता रहे थे जो फेसबुक ऐड वाला, वो मेरा भी चलवा दोगे क्या? दिस इज हाउ यू गेट योर फर्स्ट 2-3 क्लाइंट्स। एंड ये एकदम सिंपल वे है, ठीक है। दूसरा तरीका, आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो तो आप ऐड चला लो यार। आपको ऐड चलाओ, सिंपल सा एक वीडियो रिकॉर्ड करो ऐसे, एंड यू कैन गेट क्लाइंट। सो मैं एग्जांपल, अगर मुझे कोचेस को टारगेट करना है तो मैं क्या ऐड चलाऊंगा, हे इफ यू आर कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर, स्पीकर एंड वांट टू गेट मोर सेल्स, इफ यू वांट टू गेट 30+ हाई क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, क्लिक ऑन द बटन बिलो and book an appointment with me, and me or my team will help you to get this goal. Okay, so click on the button below and schedule a meeting now. Simple. लीड फॉर्म ऐड चला दो, सिंपल लीड फॉर्म ऐड। लीड्स आएंगी, 25 लीड्स आएंगी, बहुत सस्ते में आएंगी, $1 $2 में लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप 1000 रुपये लगाओ, मैं गारंटी दे के देता हूँ आपको एक क्लाइंट मिलेगा। क्यों? बिकॉज 25 लोगों से आप बात करोगे, सब लोग कॉल भी नहीं उठाएंगे, 25 में उठाएंगे 15 में जूम पे आएंगे 10 में 1 क्लोज होंगे। एंड ये होता है, अगर आप 10% क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको सेल सीखनी पड़ेगी, फिर सेल्स में कमी है, मतलब अगर उतना कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो। और एक और चीज़ मैं इसमें से इंक्लूड करना चाहूँगा कि इवेंट्स आर वेरी पावरफुल। इवेंट्स पे हम भी मिले थे। इवेंट्स पे ना कई बार ये भी मैंने नोटिस, जितने अच्छे इवेंट्स पे जाओगे ना, उतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि अपने पास स्किल्स बहुत है, बट वी आर नॉट सराउंडेड विद द राइट पीपल। हमें ना वो, जैसे आपके पास बहुत हुनर है, बोलते हैं ना, वो कहानी भी थी ना, आपने भी सुनी होगी कि मैंने बहुत बार ये कहानी शेयर किया है कि एक मरता हुआ बाप होता है, वो अपने बच्चे को एक लेसन बताने जाता है, राइट। वो एक उसको पत्थर देता है, वो पूछता है जाके इसको बाज़ार में बेचना मत, से पूछना कितना इसका प्राइस रहेगा। तो लोकल बाज़ार में उसको बोलता है तो 1-2 रुपये भी नहीं मिलेगा, जा भाग इधर से। उसको ही वो सुनार के पास बेचता है तो वो 1000 रुपया बोलता है। उसको ही वो म्यूज़ियम वाले के पास जाता है तो वहाँ पे उसको मालूम पड़ता है उसकी कीमत लाखों करोड़ों में। तो उसका लेसन उसमें स्टोरी में से ये निकला था कि यार आप वही थे, वो हीरा, वो जो प्रेशियस स्टोन वही था, बट वो सही लोगों के पास गया, सही जगह पे गया, जहाँ पे उसकी वैल्यू लोगों को पता थी और वो कर रहे थे। मैंने नोटिस किया ना कई बार, जैसे तुम भी बहुत वैल्यूबल इंसान हो, हम सब वैल्यूबल लोग हैं, लेकिन हम सब वैल्यूबल लोगों तक पहुँच नहीं पाते कई बार। और इवेंट्स मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे हमें ना वो मिल जाता है। Exactly. अगर आपके पास वो वैल्यू है, लेकिन वैल्यू होना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होती है ना, मतलब इवेंट्स पे भी कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास वैल्यू नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बेसिकली खेल रहा होता है। अगर आपके पास वैल्यू है तब आपके लिए इवेंट्स बहुत अच्छा जरिया है नेटवर्क करने का। इनफैक्ट इवेंट्स पे कई बार इतना सीखने नहीं मिलेगा जितना अच्छा नेटवर्किंग हो जाएगी, और वो नेटवर्किंग आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। ये एक चीज़ मैं बोलना था, तो वो इवेंट्स तो करना चाहिए। उसके साथ एक और चीज़ है कि कुछ नहीं तो मुझे लगता है ना आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है एक और फ्री
टूल है सोशल मीडियाज़। सोशल मीडिया पे जाओ और आप जो सीख रहे हो उसको ही सिखाना स्टार्ट कर दो। सबसे बेस्ट है, अगर तुम एसईओ के बारे में सीख रहे हो, जो भी टैलेंट तुमने पकड़ा है, कुछ ना कुछ तुम सीखोगे। वो फाइनमेंट टेक्निक भी बोलते हैं इसको। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। ये मैंने खुद अपने स्कूल कॉलेज डेज में भी रियलाइज़ किया था। तो कई बार मैं अपने दोस्तों को जानबूझ के समझाता था। मुझे खुद से आधा कूदा समझ में आया, 10-20% मेरे को समझ में आया, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को समझाने जाता था तो मेरा 50% क्लियर हो जाता था। मैंने जब एसईओ सिखाना चालू किया तो मेरे को और अच्छे से आ गया। हाँ, क्योंकि मुझे सीखना है। राइट, फाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं इसको। तो कई बार ना वो सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करो, ये सबसे बेस्ट हैक है, उसके ऊपर ही कंटेंट बनाना चालू कर दो। जो भी चीज़ें सीख रहे हो, क्या पता आपका वहीं से वायरलिटी हो जाए, वहीं से आपके इनिशियल बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने अच्छा कंटेंट बना दिया तो ये भी मुझे लगता है एक काफ़ी प्रैक्टिकल स्टेप है जो आप कर सकते हो। तुमने भी कंटेंट काफ़ी ट्राई किया, कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्लाइंट्स आना चालू हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैं बताता हूँ इसका। मेरे यूट्यूब पे करीब 30,000 सब्सक्राइबर्स है अभी। मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, सिंगापुर से भी क्लाइंट मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल देखा। मैंने बोला कि मेरा तो हिंदी में है, तो आप कैसे देखे? तो वो बोलते हैं कि बांग्लादेशी वर्क इन अवर कंपनी एंड ही ट्रांसलेट एवरीथिंग। मैं कहा बाप रे, इतना लेवल पे काम होता है। मतलब लोग जानते हैं कि इंडियंस जो है वो थोड़ा सस्ते में काम कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट करवा के भी देख रहे हैं कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ है कि नहीं। तो लेट से मैंने बात किया फेसबुक एड्स के बारे में। अब कोई सर्च किया फेसबुक एड्स, को रिजल्ट देखा, तो वो कॉन्टेंट करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक चीज़ सिंपल सा एक और हैक बताऊँ क्लाइंट लेने का, और ये मतलब फ्री है एंड इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ये सुपर माइक्रोनिश आपको यूट्यूब चैनल बनाना है। सुपर माइक्रोनिश मतलब एक कोई निश पकड़ लो, डेंटिस्ट का पकड़ लिया, कोई यूट्यूब चैनल बना दो और उसमें सिर्फ डेंटिस्ट के लिए डालते रहो वीडियो, सिर्फ डेंटिस्ट के लिए कि डेंटिस्ट कैसे अपॉइंटमेंट ला सकते हैं, डेंटिस्ट कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, और डेंटिस्ट को इंटरव्यू करने लग जाओ। ठीक है, अलग अलग डेंटिस्ट को इंटरव्यू करने लग जाओ। उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है इंटरव्यू से। एंड बाकी अगर इंटरव्यू में भी क्लाइंट क्लोज हो सकते हैं, हो सकता है डेंटिस्ट बोले कि भाई मतलब आपकी सर्विसेज अच्छी है बिकॉज आपका मैंने चैनल देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके 10 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना महीने के, एक क्लाइंट कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सुपर हाई टारगेटेड क्लाइंट। राइट 10 व्यूज़, आप व्यूज़ से मत देखो। मैं बहुत सारे चैनल जानता हूँ यूएस में जो महीने के 300 व्यूज़ जनरेट करते हैं। 300 व्यूज़, मैक्सिमम 300 व्यूज़, इससे एक व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड उनका रेवेन्यू $50,000 पर मंथ, $60,000 पर मंथ, बिकॉज उनका बहुत, दे नो देयर ऑफर, दे नो कि बंदा सर्च करेगा, जो मेरा टारगेट ऑडियंस वो सर्च करेगा तो मैं ही मिलूंगा, बिकॉज यूट्यूब पे उतना अच्छा कंटेंट उस निश में है ही नहीं। राइट, तो छोटे छोटे निशेस हैं जिशान भाई, नहीं बनाते लोग वीडियो छोटे छोटे निशेस के लिए। सही बात। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग है ना, कई बार व्यूज़ को आप नंबर्स की तरह देखना बंद करो, क्योंकि जब आप नंबर्स की तरह देखोगे तो एक नंबर 10 से कम लगेगा। आप है ना उसको मे बी क्लाइंट्स की नज़रिए से देखना स्टार्ट करो, या फिर एक इंडिविजुअल इंसान की तरह देखना चालू करो। एक इंसान भी बहुत हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। एक इंसान की एक बात या फिर एक चेक बहुत हो सकता है आपको लखपति बनाने के लिए। लोग है ना वो उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। वो लोग हमेशा लगता है मैंने वीडियो बनाया, मेरे को सिर्फ 100 व्यूज़ आया, बट हो सकता है वो 100 लोग भाई आपको मिलियनर 100 लोग देख रहे हैं। सही बात तो है। वो बहुत बहुत ज़्यादा 100 व्यूज़ है उसकी वैल्यू। यार मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब का एक बहुत पावर देखा हूँ, बहुत पावर। मतलब इतना चीज़ मैंने किसी सोशल मीडिया में पावर नहीं देखी जितना यूट्यूब पे देखा है। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर, 30,000 ही है लगभग, और मेरे को लोग पहचानते हैं। मैं सच बताऊँ, लखनऊ में भी घूमता हूँ, कई बार मैंने देखा है लोगों को पहचानते हुए। मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर, 30,000 में कैसे पहचान रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आया आज तक। कि यार मैं तो समझता हूँ कि है ही नहीं, ज़ीरो है सब्सक्राइबर, और मेरे व्यूज़ भी आते हैं 1,000-2,000 पर वीडियो। तो कैसे लोग पहचान रहे हैं? अगर आप सोचो, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, आपका बिजनेस बंद ही नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी यूट्यूब चैनल आपको रक्षा करने के लिए तैयार है हमेशा। तो अगर आप एजेंसी चला रहे हो, एजेंसी इसके आपने यूट्यूब चैनल देखे कभी? बहुत कम। सो दैट इज़ अ ब्लू ओशन। आप बनाइए ना, आप बनाइए, आपको देखो क्लाइंट मिलेगा, कभी कम नहीं होगा। आप इंग्लिश से बनाओ कंटेंट, पूरी दुनिया देखे, आप क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो? अभी देखो ना, एलेक्स हरमुजी का एग्जाम्पल, मुझे वो बहुत पसंद है वो बंदा। उसकी बुक्स भी मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छे लगे। 100 मिलियन ऑफर, 100 मिलियन लीड्स। वो बंदे को मतलब पैसे की कमी नहीं है, मतलब अच्छा चल रहा है उसका हर चीज़, एवरीथिंग इज गोइंग रियली फाइन। बट तुम जाके उसका यूट्यूब देखो, वैल्यू बहुत, मतलब वैल्यू ही इज गिविंग एंड ही इज क्रिएटिंग कंटेंट लाइक एनीथिंग। बहुत ज़्यादा बना रहा है, अभी भी बना रहा है वो बंदा। मतलब $100 मिलियन कमाने के बाद 50 मिनट की वीडियो क्यों बना रहा है? बिकॉज ही नोज द पावर ऑफ कंटेंट। उसको पता है कि यहीं से यार मेरा ब्रांड बनता रहेगा, स्ट्रांग होता रहेगा। और होता है ही, उसके बुक में ही उन्होंने बताया ये चीज़ की। वैसे तो 4-5 तरीके होते हैं। कोई भी नए क्लाइंट्स चाहिए तो आपको वार्म आउटरीच, कोल्ड आउटरीच होता है। तो आप वार्म आउटरीच में भी हो गया, जिससे हम पहचानते हैं उसे आउटरीच कर रहे हैं। कोल्ड आउटरीच में भी आपको किसी का डेटा मिल गया, आप उसे कर रहे हो, तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा हो गया सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हो,
तो सोशल मीडिया के थ्रू मतलब कंटेंट क्रिएशन, ये थर्ड तरीका। और फोर्थ तरीका ये हो गया कि रेफरल्स आ रहे हैं हमें। फिफ्थ तरीका ये हो गया आपने किसी से पार्टनरशिप कर लिया, एफिलिएट्स बना लिया, ये चीज़। तो ये 5 तरीके मोटे मोटे होते हैं जिससे आपको न्यू क्लाइंट्स आते हैं। तो उसमें ना वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं ना, जिसके ऊपर मैंने देखा वो चैप्टर में सबसे ज़्यादा बातें करी गई थी, वो पेड एड्स थे और दूसरा ये वाला था सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने बोला जब सोशल मीडिया पे मैंने काम करना चालू किया तो मैंने नोटिस करा बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली और होने लग गई। जैसे कि अगर मैं कोल्ड आउटरीच भी कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने चैनल है, तो एक सोशल स्टेटस होता है। पहले क्या सिर्फ पैसा ही एक स्टेटस था, आज के टाइम पे फॉलोअर्स भी आपके स्टेटस है। अगर आप देखोगे तो अपना जो डॉली चाय वाला है बहुत अमीर नहीं है, लेकिन स्टेटस में वो बंदे को दुबई बुलाया जा रहा है, उसको अवार्ड्स मिल रहा है क्योंकि सोशल स्टेटस बढ़ गया है बंदे का। तो वो सोशल स्टेटस हमें कई बार कंटेंट से मिल जाता है, तो वो भी मिल जाएगा। प्लस अगर तुम कोई भी बंदे को फिर एड्स भी चलाएंगे ना, तो तुमको पता ही होगा वो कम आता है, कॉस्ट कम आने लग जाता है एड्स का। अगर जिस ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स के ऊपर अगर मैं एड्स चलाऊंगा तो अगर दूसरों को 100, 200, 1000 लग रहा है तो मेरे को शायद से 100 में आ जाए, 50 में आ जाए, क्योंकि वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तब बिल्ड होता है। और ये चीज़ हो रही है बहुत से लोग। इसलिए मैं नोटिस करो कई सारे लोग जो पूरी तरीके से पहले एड्स पे डिपेंडेंट थे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो लोग झक मार के अब उनको कंटेंट बनाना ही पड़ रहा है, वो सीख रहे हैं, आ रहे हैं। मुझको कई सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि भाई बताओ, क्योंकि मैं तो ऑर्गेनिकली पूरा लीड्स मैंने जनरेट किया हमेशा, तो अब खुद सामने से आ रहा है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है। प्लस बाकी सारी चीज़ें मैंने बताया, जितने भी तरीके हैं वो ईजियर हो जाते हैं कन्वर्ट होना, अगर आपके ना कंटेंट एक अपना आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता रहता मैं तो कहता हूँ 5000 भी है सब्सक्राइबर, 10,000 भी मैटर ही नहीं करता। मतलब आपके पैसे बनेंगे, अगर आप सब्सक्राइबर है तो पैसे बनेंगे। एग्जैक्टली। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो समझते नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे उसका पावर को। बट आज नहीं तो कर लोगों को समझना ही पड़ेगा अपने एड्स का कॉस्ट कम करने के लिए। एक बुक है अनफेयर एडवांटेज, उसके ऊपर मैंने समरी भी बनाई थी, तो उसके अंदर भी एक माइल्स फ्रेमवर्क था। तो माइल्स फ्रेमवर्क में क्या था, अगर आप हम दोनों compete कर रहे हैं तो मुझे अनफेयर एडवांटेज चाहिए तुमसे जीतने के लिए। अब वो अनफेयर एडवांटेज हो सकता है पैसा हो, M फॉर मनी, I फॉर इंसाइट, L फॉर लोकेशन, मतलब किस जगह पे हो, या फिर लक भी बोलते हैं उसमें। E होता है हमारा एक्सपर्टीज़, मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ तुमसे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर होता है स्टेटस, S फॉर स्टेटस। तो ये माइल्स फ्रेमवर्क है। आज के ज़माने में हमें अनफेयर एडवांटेज चाहिए, और मुझे लगता है कि पूरा माइल्स फ्रेमवर्क है ना, आप कंटेंट क्रिएशन से अचीव कर सकते हो। बहुत सारी इसमें से चीज़ है, तो वो ज़रूर करो, और तभी हम compete करेंगे तो हम दूसरों से भी आगे बढ़ेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, एड्स चला रहे तो सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं, बट हमारे पास अगर एक बंदा है जिसका ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अच्छा है, और ये बंदा दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन इसका ऑर्गेनिक मस्त है, इसने अपना पर्सनल ब्रांड बना के रखा है, इसके कम आएंगे, ये जीत जाएगा। आप कितना भी आप भोले से इसका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा रहेगा तो भी मुझे मालूम है यही जीतने वाला है, और हो रहा है ऐसा, आप देखोगे तो। यार अंकुर वारिकू है, हाँ। यार उनका आप वो कोर्स सेल करते हैं, हाँ। बट वो पूरा एड से सेल करते, डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं करते। हाँ, बट ad से पूरा उनका जो ROI आता है अच्छा आता है। क्यों? बिकॉज उनका फेस वैल्यू है, सब लोग जानते हैं, पर्सनल ब्रांड बन गया, पर्सनल ब्रांड है, तो पावर तो है कंटेंट में। राइट, पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीज़ हम यही बातें कर रहे थे। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होगी जो तुम बताना चाहोगे यंग ऑडियंस को, जो तुमको लगता है ज़रूरी है बहुत? आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड? हाँ, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड जो भी। हाँ ठीक है, बस सिंपल सा मैं बोलूँगा कि पूरा एकदम 100% पैसे के पीछे मत भागना। मतलब फोकस पैसा रखो ठीक है, बट मेन गोल होना चाहिए कि कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो मार्केट प्लेस में। अगर आप वैल्यू ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे मेरे से, तो आप मेरे से ज़्यादा कमाओगे। अगर आप मेरे से आप कम वैल्यू क्रिएट करोगे तो आप मेरे से कम कमाओगे। सिंपल सा साइंस है। अब वो वैल्यू आप यूट्यूब से बनाओ, आप ऐड चला के बनाओ, कैसे ही बनाओ, वो वैल्यू ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। और दूसरी चीज़, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे बहुत टेंशन लेके समझ गया हूँ कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है बिजनेसेस में। तो चिल रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो, एंड सही चीज़ इंप्लीमेंट करो, सीज़न में काम करो। ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंट रहोगे हमेशा। रॉबिन शर्मा बोलते सीज़न में काम करो। मतलब आप 3 महीने बहुत अच्छा काम करोगे, 1 महीना नहीं जाएगा आपका, अच्छा कोई बात नहीं। सीज़न में काम करते हैं ना, 3 महीना एकदम अच्छे से जम के काम करेंगे। जब मोमेंटम मिल जाएगा तो फिर छोड़ना नहीं है। लेकिन जब नहीं मिला कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा टाइम है कोई चीज़ की। और मैं तो हमेशा मानता हूँ इस चीज़ को कि काम करने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप नहीं तो पता है क्या होता है, बर्न ऑफ हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो रहेगी, आप भले काम करो। तो मैं अभी रिसेंटली घूम के आया हूँ, इसीलिए। कहाँ पे गए थे? मैं यहाँ पे गया था, मतलब उत्तराखंड में। अरे वेरी नाइस। नीम करोली बाबा। अच्छा लगा? हाँ अच्छा है। ये आई थिंक घूमना तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये तो मतलब मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है घूमते ना तब हमारा दिमाग बहुत फ्रेश हो जाता है। क्योंकि कई बार हम एक रट में फंस जाता है। रट मतलब एक ही चीज़ में। वो गाँव में देखा होगा ना, तो जब कच्चे सड़क होती है, वहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती है तो वहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है, गाड़ियाँ वहीं से जाते रहती है। फिर यहाँ वहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, वो रट से ही आप जा पाओगे, ईजिली जा पाओगे। तो रट में फंसते कई बार हम लोग एक टाइप की ज़िंदगी जी रहे होते हैं बार बार।
घुमा फिरा के वही हो रहा है वही हो रहा है वही हो रहा है, तो हम निकल नहीं पाते, हम फंस जाते हैं कई बार लोन में फंस जाते हैं लोग, उस एक जगह पे फंस जाते हैं। तो वो रट्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। वही मैंने बताया कि नेगेटिव चीज़ पे फोकस करके उसको हटाओ। ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो व्हाट, अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप एक्सपेंस मत देखो, आप रेवेन्यू फोकस करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सी योर एक्सपेंस ऑल्सो, आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज पता है क्या होगा, रेवेन्यू की गाड़ी तभी बढ़ेगी जब एक्सपेंस थोड़ा कम होगा। सच में बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि आप कूल हो जाते हो थोड़ा कि यार चलो ठीक है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, मतलब कैसा माइंडसेट है आपका। तो मैं कैसे काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा एक्सपेंस जितना कम रहे बेटर है, और जितना रेवेन्यू ज़्यादा रहे उतना ऑप्टिमाइज़ मैं करता हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं प्रेशर फील नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड मेरा माइंडसेट हमेशा सिंपल सा रहता है कि आउट परफॉर्म करना है, आउट वर्क करना है, आउट डिलीवर बहुत ज़्यादा करना है, ओवर डिलीवर करना है। अंडर परफॉर्मेंस ओवर डिलीवर। हाँ, ओवर डिलीवर करना है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। नहीं, हाँ, तो ओवर डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है भाई। एंड मैंने SEO किंग जो मेरा प्रोग्राम था, जो मैं 2019 में रन किया करता था, अब तो मैंने कुछ नहीं सेल करता कोर्सेज, लेकिन जब मैं करता था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पैसे आते थे। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठ जाता तो 2-2 3-3 घंटे बीत जाते थे कभी कभी, और वो मैं देखता भी नहीं था। आज भी वही है, आज मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो एकदम टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो मोड में एक बार आ गए तो फिर आ गए। तो आपको भी मस्त रहो, लाइफ में चिल रहो, और एकदम जब वैल्यू दो तो भर के दो। देखो ना, यही हम वही अगेन कोर उस पर आ गए हम कि आपको वो इन्जॉय करना है थोड़ा सा वो प्रोसेस को। हम लोग, और ये मुश्किल है, बोलना आसान है, मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है, लेकिन वही मुश्किल हो जाता है उस प्रोसेस को आप इन्जॉय करना जब आपका फोकस पूरा रिजल्ट पे होता है। जब आप सोच रहे होते कि यार मुझे क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं, मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। स्टार्ट लविंग द प्रोसेस से प्यार होगा तो अपने मत आपकी आउटपुट बढ़ेगा, आपका काम अच्छा होगा, और फिर आप जाके अपने रट से चाहिए तो तब रट से भी निकलो। रट पे फंस गए हो तब आप निकल जाओ, मे बी इवेंट पे चले जाओ, मे बी कोई सेमिनार अटेंड कर लो, मे बी कोई बुक पढ़ लो, डू समथिंग डिफरेंट, जिससे आपको ना फिर एक नया पर्सपेक्टिव मिले कि अच्छा मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, इस पर मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और वैसा होता है तो फिर ऑटोमेटिकली नए रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो दिखते भी हैं। तुमने भी एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लोग ना इतना डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब आजकल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और उस पर मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादातर यही चीज़ समझ में आ रही है, हमें ना डेस्परेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेस्परेट। तुमने भी बोला ना, जब होते गई एक एक के बाद चीज़ें होती गई, मैंने भी नोटिस किया ना, जब तक मैं फ्लो में चीज़ें कर रहा था बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, बट जब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की चीज़ें करने लग गया ना, तो वो डेस्परेशन आने लग गया, और वो डेस्परेशन है ना इधर पे स्ट्रेस देने लगता है, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है आपके अंदर भी, और फिर रिजल्ट पे भी दिखता है वो। तुमने ना बर्न आउट हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो तब उसके लिए भी एक और चीज़ समझो, लाइफ इज़ नॉट, बोलते हैं लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। और जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहेगा ना, वही सबसे ज़्यादा कमाएगा, सबसे ज़्यादा अचीव करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा भागूँ, ऐसा कुछ करूँ कि अब भी मेरे पास 1 करोड़ आ जाए ऐसा कोई, ये सबकी मेंटालिटी है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जल्दी चाहिए। हाँ, सोचा भी नहीं कभी कि 1 करोड़ कमाऊंगा, हाँ, बट आ गया। ये पैराडॉक्स ऑफ लाइफ लगता है मेरे को कई बार। देखो और जो टारगेट रहता है वो कभी नहीं होगा टारगेट करके सामने, हाँ, वो भी होता है कई बार, लेकिन वो डेस्परेशन वाले गोल होते हैं। हाँ, वो आपके एक बार भी हो गया ना, फिर भी आपको मजा नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे यार उसको भी वो करता है। जैसे 1 करोड़ हो गया, अब सोचना है कि अब 10 करोड़, बट हुआ 2 करोड़, तो थोड़ा सा होना पड़ता है। मतलब आप 3-4 करोड़ टारगेट ले सकते हो, ऐसे नहीं है, लेकिन आप एकदम से 10x करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। आई थिंक गोल्स जो होते हैं ना वो अच्छे हैं और होने चाहिए। इसका मतलब फ्लो में जीना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गोल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि आपको गोल्स रखो एक डायरेक्शन के लिए, बट उसमें इतना मत वो करो कि आज ही ये हो जाना चाहिए, कल ही मैं 1 लाख, कल ही 1 क्लाइंट मेरा हो ही जाए, 10 क्लाइंट मेरे कल ही। डेस्परेशन में गलतियाँ होती हैं, डेस्परेशन में बहुत गलत चीज़ें हो जाती है, और फिर उसका उसमें नाम खराब होता है। हमने देखो ना, अभी पहले भी पॉडकास्ट में नोटिस किया, तुमने बोला ना कई सारे लोग अभी एड्स चला रहे हैं, बहुत लोग डेस्परेट होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो लोग कर रहे थे, उनको रिजल्ट आ रहा था, अब पैसे डाल रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ कि लोग 500-500 हज़ार डाल रहे हैं, 1000 रुपये की एक लीड आ रही है। बिल्कुल आती है। तो पहले वो नहीं थी, पहले बहुत कम थी, पहले मे बी 100 या उससे भी कम में आ जाती थी। तो अब लोग डेस्परेट होते जा रहे हैं, बट वो डेस्परेशन में काम नहीं होगा। आई थिंक वो टाइम पे आपको और सब्र लाना पड़ेगा। यार अगर आप डेस्परेट रहोगे, आप सोचोगे कि मेरा 1 करोड़ कमाना है, दिन का 27-28 हज़ार कमाना है, एड्स में कितना डालना है, कैलकुलेट कर लिया और आपने डाल दिया। उससे क्या होगा, आप कई बार गलती भी करोगे, आपका कई बार सही भी होगा। देखो 10 बार चीज़ करोगे, 1 बार सही भी होगा, लेकिन आप गलती कर जाओ। तो गोल रखो, ऐसा नहीं है, बट अचीवेबल गोल रखो। बोलते हैं स्मार्ट गोल, अचीवेबल, एकदम अचीवेबल होना चाहिए। डिज़ायर मतलब बहुत लगना चाहिए कि आप अचीव कर सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा रखो। जो भी लगना चाहिए कि आपसे अचीव कर सकते हो, आपको लगता है आप 2 करोड़ कर लोगे, 3 करोड़ रख लो, बट ऐसा नहीं कि हाँ 2 करोड़ रहे फिर 20 करोड़ आपने रख लिया। कि आपको पता होना चाहिए कि यार अभी क्या रन रेट चल रहा है, एंड क्या क्या मुझे करना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए।
ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट बन के नहीं रहना है हाँ। आपको। एक बहुत बड़ा कर्स होता है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म कि यार मैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं तो ऑनलाइन कमा ही नहीं पाऊंगा, नहीं ये सब हमारे बस की बात नहीं, ये लोग कुछ अलग ही करते हैं, वो तो हो गया पेसिमिस्ट एकदम, वैसा भी नहीं होना है। और कुछ ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट होते हैं, अरे भाई पॉडकास्ट देख लिया, मेरे को सब मालूम पड़ गया, अब तो यूएसए के 10 क्लाइंट करूंगा, 1 लाख 1 करोड़ पे कमाऊंगा, कमेंट्स में जाके लिख दूंगा 10 करोड़, आई विल अर्न दिस करोड़ इन 10 months। वो वैसा भी मत करो। अगर मेरे हिसाब से आप ऑप्टिमिस्ट बन रहे हो तो प्रैक्टिकल ऑप्टिमिस्ट बनो, कि आप देखो कि अभी मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं है, तो पहला गोल तो होना चाहिए 1 क्लाइंट लाना है, फिर 1 से 3 करो, जैसे तुमने भी कहीं ना कहीं किया ना। 4 पहला फोकस ही 4 बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा था, वो तुमने प्रेशर नहीं आया। अननोइंगली तुमने बहुत सही तरीका यूज़ किया, बहुत सही तरीका यूज़ किया, जो कि मैं भी कई बार नहीं कर पाता हूँ। मेरे भी दिमाग में था नहीं 10,000 नहीं, हमें तो 1 से चालू करना चाहिए। और मुझे ये मेरी फिलॉसफी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जितना नैरो हमारा फोकस होगा उतना ज़्यादा हम अच्छा कर पाएंगे, आउटपुट निकाल पाएंगे उससे। हाँ। 100 पे फोकस करने से अच्छा 1 पे करो, 1 को अच्छे रिजल्ट दो, फिर 1 से 2 पे जाओ, 2 से 5 पे, मे बी वो भी सस्टेनेबली करते जाओ। 3 जोन होते हैं, एक होता है हमारा कंफर्ट जोन बोलते हैं कई बार लोग, जहाँ पे हम एकदम लेथार्जिक कुछ भी नहीं कर रहे। एक होता है पैनिक जोन, जहाँ पे हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने आप को स्ट्रेच कर दिया, वहाँ पे बर्नआउट होने लग जाता है। और एक होता है हमारा ग्रोथ जोन, तो जहाँ पे तुमने जैसा बोला ना, अगर एक इंसान 10 पुशअप कर सकता है, ट्राई टू डू 12। हाँ, थोड़ा पुश करो थोड़ा, ताकि वो ग्रोथ दिखता रहे, क्योंकि उसमें भी हैप्पीनेस आती है, क्योंकि आपको कुछ अचीव होता है। ठीक है, और भी ऐसी कोई बात है जो तुम्हें लग रहा है मिस हुई, या फिर कोई ऐसी बात है जो तुमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है समझ यार लोगों को? मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, मेरे को आज भी याद है, आपने पूछा था सबसे अच्छा मंथ कौन था, उससे 3 महीने पहले मैंने इवेंट अटेंड किया था मुंबई में, यहीं पे मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव, और वो बहुत ही तगड़ा इवेंट मेरे को। मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव, ओके, हाँ, यहाँ पे मुंबई में होता है। टी हार्विकर का जो बुक है ना, हाँ, टी हार्विकर, तो वही इवेंट कराते हैं यहाँ पे। अच्छा, इधर ही करा था? हाँ, मुंबई में होता है, और अभी रिसेंटली भी हुआ था उनका, मैंने देखा था। तो वो माइंडसेट जो उनको सीख के मैं गया ना, वहाँ से मोटिवेशन भी मिला, सीख के गया माइंडसेट, तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। मतलब क्योंकि मैं बनारस से हूँ, एक छोटा शहर है, ठीक है, तो मैंने कभी 25 लाख सोचा भी नहीं था। मतलब ईयर पैकेज मिलता है लोगों को 10 लाख का, 8 लाख का, मैं सोचा था ठीक है यार, मतलब इतना मिलेगा सच में। और मेरा जब वो 25 लाख सुना, आई वाज लाइक क्रेजी कि यार ये कैसे हो सकता है। मैं लिटरली बैंक बैलेंस बार बार चेक कर रहा था कि यार सच में है, सच में, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था उस समय। बट वो माइंडसेट अब आ गया है, अब हो गया कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं, इट इज़ नॉर्मल। अब मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, अब नॉर्मल रहता हूँ, क्योंकि अब पता है कि अब चीज़ें कैसे काम करती है। लेकिन पहले माइंडसेट ही नहीं था, तो गलतियाँ भी करता, बहुत प्रोडक्ट्स खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, हैवी परचेजिंग कर ली, ठीक है, 3 लाख का वो जो बड़ा टीवी होता है, इसमें सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है, तो बहुत सारे परचेजेस कर लिए। बट वो उसका कोई ज़रूरत नहीं था, पहले तो वो आना है ना, तो वो मैंने गलतियाँ वहाँ से किया। और माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MMI में मैंने सीखा था, मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव मैंने सीखा था कि उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे मनी मैनेज करते हो, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो। 3-4 अकाउंट्स रख लो, सिंपल सा 3-4 अकाउंट रख लो जिसमें आप मैनेज कर सकते हो। एक सेविंग अकाउंट आप रख लो, करंट अकाउंट तो आपका ही, जिससे सैलरीज आप भेजते हो अपने अकाउंट में, और 1-2 अकाउंट आप रख सकते हो और फ़न के लिए, कि जिसे बोलते हैं MMI में फ़न अकाउंट। मतलब आप जितना भी अर्न करते हो उसका 10% आप स्पेंड करना ही करना है, एंड दैट इज़ नॉट अलाउड टू कीप इट, कि आप रख सकते हो, उसको स्पेंड करना ही करना है। तो उससे क्या होगा, आपको पुश मिलेगा कि यार मैंने 1 लाख कमाए, 10,000 स्पेंड कर सकते हैं, चलो यार फ्लाइट लेके आते हैं एक ठीक है, तो उससे आपको पुश मिलता रहेगा थोड़ा, उससे आपको एक हैप्पीनेस आती रहेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप रास्ते में एंजॉय ना करो, पहाड़ चढ़ रहे हो तो आपको एंजॉय करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि आप सीधा पीक पे देख रहे हो। मेरे को बहुत अच्छी बात बताई थी, मेरे को एग्जैक्ट उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बताया था, और वो US में रहते हैं। उन्होंने बताया था जब आप पहाड़ चढ़ते हो तो अगर आप सिर्फ पीक दिखोगे ना, तो आप एक दिन में क्लाइंब करने की कोशिश करोगे तो आप पक्का मरोगे, पक्का। लेकिन आप इंजॉय करो, टेंट वेंट लगाएंगे आज आराम से, यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं, आराम से खाते हुए चलेंगे तो टेंशन नहीं होता। फिर आप धीरे धीरे करते करते 1 महीने में शायद पहुँच जाओ। लेकिन अगर आप पीक देखोगे और एकदम आप रश कर जाओगे उसकी तरफ, तो आप पक्का फेल होने का सबसे बेस्ट तरीका है। राइट, ये बहुत बहुत पावरफुल एग्जाम्पल, मेटाफर बोल सकते हैं इसे, कि अगर हमको पहाड़ चढ़ना है और हम सिर्फ चोटी को देख के चढ़ते रहेंगे तो हमारी फट जाएगी, क्योंकि अब आपको लगेगा भाई इतना चल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, फिर भी तो उधर का उधर ही पे पड़ा हुआ है। बट वो टाइम पे बेटर होता है कि आप सिर्फ 1 कदम लो, मे भी अपने आजू बाजू देखते रहो, ग्रास कितनी अच्छी है, खाना कैसा, व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, ये वो करके चलते रहो, इन्जॉय द प्रोसेस। वो एक था ना, एक मैंने वीडियो में देखा था, आई थिंक सो, बहुत पावरफुल लगा था मुझे। बोलते ना, सक्सेस इज़ नॉट इन द डेस्टिनेशन, इट्स इन द जर्नी, वो चीज़ भी। और उसके साथ साथ
उससे ज़्यादा हैप्पीनेस है इन द कंपेनियन यू हैव इन द जर्नी, है ना। कई बार हमें लगता है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, बट वो जो खुशी होती है वो बहुत कम टाइम की होती है, वो आती है और चले जाती है। जैसे कि आपको अगर भी मैं अचीव कर लिया, हो गया। हाँ, आप अचीव हो गया, खत्म हो गया, वो एम्प्टीनेस आपके अंदर रखे गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगेन वो एक एक स्टेप को हम इन्जॉय करते रहे। अगर 1 करोड़ का गोल है तो चलो पहले क्लाइंट जो 1000 का किया उसको एंजॉय कर लो। हाँ यार, ये बहुत सही चीज़ है। मैंने बड़े लोगों के अंदर देखा है, वो इतना टेंशन लेते नहीं। वो क्या करते हैं, मैंने पूछता हूँ कि यार कितना बिजनेस हो, यार चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अपना तो सैलरी ले रहा हूँ, बस हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, अपने सैलरी, इतना टेंशन भी नहीं ले रहे। लेकिन असली में उस बंदे को आप जब जाके देखोगे तो बहुत कमा रहा है, उसका बिजनेस बहुत है, अपनी सैलरी ले रहा है छोटा अमाउंट, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बट उसका बिजनेस है 50 लाख पे, 1 करोड़ पे, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और वो अपने अलग अलग को फाउंडर्स रखे हुए हैं अलग अलग काम के लिए, तो इतना टेंशन नहीं लेते। लेकिन अगर आप बात करोगे तो अरे यार बस अपनी सैलरी ले रहे हैं, मस्त, अपना कोई टेंशन नहीं है, आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं ऐसे ही। तो उनका माइंडसेट वहाँ पे, हम लोग का तो पहले ऐसा था ना कि जितना पैसा आया सब स्पेंड कर सकते हैं, वो माइंडसेट बहुत ख़राब था आई थिंक। एंड यार मेरे को लगता है लाइफ में मतलब धक्का खा के इंसान सीखता है, या तो आप जैसे बताते हो बुक से बहुत हेल्प मिल सकती है। आप मतलब मैं सच में समझता हूँ रॉबिन शर्मा की बुक्स मेरे को सबसे बेस्ट लगती है ना। एंड पर्सनली मैं उनको फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा। एंड वो उनकी यूट्यूब चैनल पे भी अगर देखे तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं। लोग किसको देखते हैं, जो मोटिवेशन डाले, है ना। उनके चैनल पे आते हैं 1300 व्यूज़, 1500 व्यूज़, और दिखते कौन है, बिलियनर्स दिखते हैं, उनके बिलियनर्स देखते हैं। और वो कोच भी किसको करते हैं, सुपरस्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, इनको कोच करते हैं। तो मेरा ये कि यार सबसे पहले अपना बिजनेस मॉडल जो भी सब कुछ क्लियर रखो एकदम, कि यार मेरा टारगेट ऑडियंस है, जैसे मेरा अपना एजेंसी में क्लियर था, सब कुछ क्लियर रखो, टेंशन ना लो, आराम से काम करो। एंड क्लैरिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग। क्लैरिटी रखो करना क्या है, क्या ये लॉन्ग टर्म में मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे को लगा कि मैं कोर्स लॉन्ग टर्म में मैं नहीं बेच सकता, मेरे उसकी बात नहीं है लॉन्ग टर्म में, तो मैंने उसको कम कर दिया, एजेंसी फोकस किया, एजेंसी अच्छा चल रहा है। तो क्लैरिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और ये कब तक मैं करूँगा। एंड बंद करना ही बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर जो चीज़ नहीं चल रही बंद कर दो। राइट, ऐसा नहीं है कि आप उसको खींच रहे हो, आप बंद करो। आप नहीं चल रहा है उसको, थोड़ा आपने ट्राई कर लिया, आपकी सेविंग्स खत्म हो रहा है, बंद कर दो उसको। राइट। वो बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर कई बार लोग कर नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं ना, एक तो होता है कि कंसिस्टेंट रहो, टिके रहो और करते रहो, आग बंद करके बस करते रहो ना, आज एक ना एक दिन हो जाएगा, हो भी जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि व्हेन टू क्विट कब करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए क्विट। मुझे लग रहा है अगर आप इसका आंसर परफेक्टली अभी भी मुझे नहीं समझ में आया, बट इतना है कि अगर आपको लग रहा है, अंदर से फील आ गया कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से, ना मैं खुश रह पा रहा हूँ, ना मैं ग्रो कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं प्रोसेस को ही ज़रा भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और वो आपने शायद से 3 महीने दे दिया बट ज़रा भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आई थिंक तब आप एक बार कंसिडर कर सकते हो क्विट करने का। या फिर आई थिंक ये टाइम पे ना सबसे बेस्ट होता है, इसका सोल्यूशन ये कि बेस्ट टाइम है कि गेट अ मेंटर, कोई एक बंदा जो उसी फील्ड में है, उससे एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि शायद से आप मे भी कुछ सिली मिस्टेक्स ही कर रहे हो और आपको रिजल्ट एकदम नज़दीक है बट मिल रहा नहीं हो, तो उसके जैसे डिमोटिवेट भी फील हो रहा होगा। तुमने भी एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली, रॉबिन शर्मा का भी एग्जाम्पल दिया, तो वो सब यही सब लोगों ने एक्चुअली मेरी माइंडसेट बनाया। बार बार तुमने बोला माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर साल इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ, जितना मैं ग्रो कर रहा हूँ उतना मैं समझ में आ रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बाकी सब चीज़ें आपको सीख जाओगे यूट्यूब से, एक वीडियो से मालूम पड़ जाएगा। कोई एक बंदा आपको सारी टेक्निकल स्टफ्स बता देगा कि क्या क्या करना है, बट वो टेक्निकल स्टफ करने का दम जिगरा है ना, जो लोग के पास माइंडसेट है वही कर पाएगा, वरना वो लोग कर नहीं पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे। और ये बुक्स ने ना मुझे बहुत ज़्यादा माइंडसेट बनाने में हेल्प किया। मेंटर्स एट द एंड मेंटर्स ही हैं, बट मेंटर्स हमें डायरेक्टली अगर एक्सेस नहीं हो पा रहा, हमारे पास उतना केपेबल नहीं है, हम मिल नहीं सकते हैं, स्पेंड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट बुक्स तो है जो आपको वो माइंडसेट बनाने में हेल्प कर देगी। तो ये सारी चीज़ें तो पक्का मैंने आपको इतनी चीज़ बताया, बट मैं खुद कभी कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। ऑब्वियसली मतलब 2 साल पहले मेरे बिजनेस में क्या हुआ था कि जब पीक मेरा ख़त्म हो गया था, मतलब 25 लाख के अर्न कर लिया, उसके बाद कई महीने बाद क्या हुआ, मेरे को एंग्जाइटी बहुत हो रही थी बिज़नेस में, क्योंकि मल्टीपल चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, और फिर एड्स में स्पेंड करो, ये करो, उधर से क्लाइंट आया, फिर उधर उसके एड्स में स्पेंड करो, अपने एड्स में स्पेंड करो, एकदम जो बर्न ऑफ होता है ना वो हो गया। उसके बाद मेरे को सच में लिटरली एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने लिटरली मेडिसिन ली इसके लिए, और मेरी चली मेडिसिन 1 महीने लगभग, ठीक है। लोगों की तो लॉन्ग टर्म चलती है, मैंने तो कंट्रोल कर लिया, बिकॉज बुक्स पढ़ के सब कुछ, मतलब मैं सीखने में बहुत विश्वास रखता हूँ, तो मैंने सीख के सब कुछ कंट्रोल कर लिया। बट कोई और रहता तो बिगड़ सकता था वहाँ से, क्योंकि लिटरली मतलब एंग्जाइटी, मतलब अच्छा खासा एंग्जाइटी, आप घबरा रहे हो, लिटरली आप घबरा रहे हो कि यार हो क्या रहा है, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ सही नहीं थे, कुछ था ही नहीं, सेल्स भी हम ही कर रहे हैं
ऑपरेशन भी हम कर रहे हैं, टीम है, सब कुछ है, लग रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं बैठ के, बट सारा काम हम लोग कर रहे हैं। सो बर्न ऑफ हो गया था और मैं घूमने भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। घूमने गया तो क्लाइंट चला जाएगा, अपना बिजनेस लॉस हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन सेट हो गई 25 लाख की। ठीक है, समझ रहा हूँ। तो वो ऐसा वही इसीलिए ना बोलते हैं ना कई बार ना रिजल्ट्स थोड़ा जल्दी भी मिल जाए ना तो वो कर्ज जैसा होता है। एग्जैक्टली सक्सेस है ना जितनी ग्रेजुअल उतनी अच्छी है। हाँ, ये वाली चीज़ और टिकती भी है। हाँ, क्योंकि आप समझ पाते हो ना धीरे धीरे। अगर एक बंदा जो 1,000 कमा रहा है उसको डायरेक्टली मैं 1 करोड़ दे दूंगा, वो पगला जाएगा। मतलब पगला इन द सेंस वो लाखों की गाड़ियाँ खरीद लेगा, ये कर लेगा, जो 1-2 महीने में उसके सारे पैसे खत्म भी हो जाएंगे। फिर वो वापस से वो नीचे वाले लेवल देख ही नहीं पाएगा, उसकी लाइफ पहले से भी वर्स्ट हो जाएगी क्योंकि हमारा एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गया ना। और वही आई थिंक होता भी हो, तुमने जो एंजाइटी की चीज़ बोले वो मेरे साथ भी हुई है और आई थिंक बहुत सारे लोग के साथ होती होगी। जो भी एंटरप्रेन्योर्स है इनिशियली, जो लोग खुद से कर रहे होंगे, होता ही है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम लोग क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में अपने हाथ फंसा लेते हैं ना कि हम लोग फिर छटपटाना मुझे भी लगता है ईशान भाई की एंजाइटी भी उसी को होती है जो कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बिकॉज अगर आप कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप वो क्यों होगी एंजाइटी लेकिन अगर आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो तो फिर आप को हो सकती है। राइट। कैसा ना एंजाइटी मुझे लगता है ना 2 तरीके की होती है। एक तो होता है, मैंने इसके ऊपर एक फेक हसल, एक रियल हसल। एक रियल हसल में भी कई बार एंजाइटी हो जाती है। जैसे तुमने अगर 10-15 क्लाइंट्स ले लिया, तुम 10-25 लाख कमाना है, तुम काम भी कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क, बट इतनी सारी चीज़ें कि तुम बर्न ऑफ थक रहे हो। इंसान ही हो यार। मार्कस, बहुत इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कोड था, मार्कस ऑरेलियस, पता है तुमको? वो उनके ऊपर मेडिटेशन करके बुक भी है। वो ना उनके पास हमेशा एक बंदा रखते थे, पता है? वो बंदे का काम क्या होता था पता है? वो हमेशा सिर्फ जिनको बार बार ये बोलता था, यू आर जस्ट ह्यूमन। अच्छा सिर्फ उसका काम ये था कि हमेशा बोले यू आर जस्ट ह्यूमन। अच्छी बात है यार, वैसे बहुत पावरफुल है ये, अगर तुम समझो। हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर जस्ट ह्यूमन। हमें लगता है हम ही सब है यार, हमने इतना कमा लिया, हम तो कितना, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। हम भूल जाते हैं हम इंसान ही हैं, हम सब नहीं कर सकते। समझ रहे चीज़? ये बहुत पावरफुल, वो कोट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, हमें भी कोई रियलाइज़ कराने के लिए हमेशा मेंटर। इट्स ओके यार, होगा, मतलब यू आर जस्ट ह्यूमन। अभी तू बच्चा ही है, अभी तो तेरे उम्र ही क्या है, अभी तुम्हारी भी मैं तुमको बोलना चाहूँगा, तुमने इतनी सारी चीज़ इतनी यंग एज में कर ली है। 22 साल इज़ नथिंग। ये सब चीज़ में मुझे गैरी वेनरचक बहुत सही लगता है। गैरी वेनरचक हमेशा बोलता है ये तो बच्चा है यार, 30 साल का भी है तो बच्चा है, तो अभी क्या कर रहा है? 30 साल तक तो हम लोगों ने कुछ करना भी नहीं स्टार्ट किया था लाइफ में। तो वो एक ठहरा, वो सब्र, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, जो कई बार मेंटर से भी मिल जाता है। और ये बहुत पावरफुल लेसन है जो लोगों को समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ, मैं बता रहा था ना कि 2 तरीके, एक तो काम कर रहा है और दूसरा होता है फेक हसल, जो है ना कई बार सिर्फ दिमाग में ही चलाते रहते हैं। ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं खुद भी रहा हूँ। ये दोनों इंसान मैं खुद रहा हूँ जहाँ पे एक टाइम पे मैं बहुत काम करके भी थका हूँ मैं, और एक टाइम पे मैं कुछ नहीं करके भी बहुत थक गया हूँ और मुझे एंजाइटी हो रही है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत चल रहा है। जेफ बेजोस, आई थिंक जेफ बेजोस का ये कोट था, उन्होंने बोला था ना कि सबसे बेकार टाइप का चीज़ वो होती है जब एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन है बट वो कुछ कर रहा नहीं है। इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू लिव, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो बट आप कुछ कर रहे नहीं हो। तो इस टाइम पे सिर्फ आपका दिमाग चलता रहेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और फिर आप अपने आप को कोसते रहोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी वैल्यू इतनी गिरा लोगे कि आप एकदम एक नेगेटिव जोन में चले जाओगे, और वो टाइम पे एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब आई थिंक मुझे लगता है होने के चांसेस ज़्यादा होता है। मुझे भी एंजाइटी हुई है, पैनिक अटैक्स हुए हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं बुक्स से, मेंटर से समझा। वाह, मतलब मेरे को लगता था कि मेरे को ही प्रॉब्लम होती थी लेकिन चलो अच्छी बात है कि सबको समझ में आता है नहीं, तुम जो बोल रहे हो ना, ये बहुत लोगों के साथ होता है, और मुझे लगता है जब हमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तभी होता है। हमको थोड़ा लेट गो करने आना चाहिए। कल ही मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने वो चीज़ बोली, सांस लो, रोक दो 1 मिनट तक, 3 मिनट तक सांस मत लेना। कर पाओगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो मतलब हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो हमें जान जिससे आई, सांसों से ही चालू हुई। सबसे पहली चीज़, हम दुनिया में आते तो सांस लेना चालू करते हैं। हम इतने साल से कर रहे हैं बट स्टिल उस पर भी हमारा कुछ मिनट से ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हाँ एग्जैक्टली बट हमें ना कोई बिजनेस चालू करते हैं, कंट्रोल करना पूरा हम करते, हमें ये भी कंट्रोल, भाई इतने क्लाइंट्स आने चाहिए, ये होना चाहिए, ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, इतने पैसे नहीं जाने चाहिए। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल सो मैनी थिंग्स एंड वी आर फॉरगेटिंग वी आर जस्ट ह्यूमंस। एक और चीज़ है, अगर आप एस्केप करने की कोशिश करोगे तो भी एंग्जाइटी होगी। लेट से आपको कोई चीज़, एंग्जाइटी दिखाता है कि आप कुछ इग्नोर कर रहे हो, कुछ ना कुछ इग्नोर कर रहे हो जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो लेट से आप अपने बिजनेस में बहुत टीम मेंबर्स हो गए एंड आप परेशान हो कि यार कुछ टीम मेंबर हो गए, आपको एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी बता रहा है कि कुछ लोगों को फायर करो, वो बता रहा है कि 1-2 लोग को फायर करो, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रखे हो नहीं, मैं सही किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक इनर फाइट्स जो होते हैं ना, थोड़ा समझना चाहिए उसको। राइट, उसमें वही इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है जो हमें कई बार सिखाया नहीं जाता है। हमें एज अ हम भी ऐसी जगह से आए जहाँ इमोशंस, ये सब चीज़ों को तो समझते ही नहीं है कुछ भी।
सब हम दबाना जानते हैं, हमें चीज़ों को दबाना सिखाया गया है बचपन से ही। अरे छोड़ना, ये नहीं करने का, बुरा नहीं मानने का, गुस्सा नहीं होने का, रोने का नहीं, सब बुरी चीज़ें होती है, हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हंसते रहो, हर चीज़ अच्छी है। तो ये एक्सट्रीम भी जब हो जाता है ना, तो वो भी एंजाइटी क्रिएट होती है, क्योंकि हम अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बुरा फील कर रहे हैं बट हम रो रहे नहीं है, या फिर हम बोल रहे नहीं है, हम वो वेंट आउट नहीं कर रहे, हम किसी से शेयर नहीं कर रहे कि हमारे अंदर की तकलीफ क्या है। अगेन इसलिए मेंटर्स होना कई बार ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एटलीस्ट तुम अगर तुम किसी पर ट्रस्ट करते हो तुम बता सकते हो। भाई कई बार हम सिर्फ बात कर लेते हैं ना अपनी प्रॉब्लम, अपने को लगता है सही हो गया। मैं भी वही बोलने वाला था exactly. मैं भी बोलने वाला था कि आप किसी को बता भी दो ना कि यार मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, तो एंग्जाइटी चली जाती है, बस इतना बता दो। हाँ, और शायद से एक लाइन में ना हो, शायद से आपको आधा घंटा बोलना पड़े, वो इंसान में सब्र होना चाहिए सामने वाला। आधा घंटा अगर आपको सुन लिया ना, चल ठीक है, आपको खुद ही बोलेगा मैं देख लूंगा यार, फिर भले से वो सामने वाला इंसान तुमको सजेशन देने जाएगा ये कर, तुमको खुद समझ में आएगा नहीं वैसे ही करना चाहिए, बिकॉज वी नो डीप डाउन अपने को क्या क्या करना है। हाँ कई बार नहीं पता होता तब मेंटर्स बता देते हैं, बट कई बार मालूम भी होता है, बट क्योंकि हम वो अंदर ही सिर्फ अपने दिमाग में ही चला रहे हैं, इसके वजह से इट आई थिंक अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे और हम लोग पास एनर्जी बहुत है, सो वो एनर्जी एंग्जाइटी के फॉर्म में निकलेगा ही निकलेगा। तो मेरे हिसाब से रनिंग करना या फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी थोड़ी रिलीज़ कर पाओ, तो वो चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो रॉबिन शर्मा ने ये लिखा था, मतलब बुक में, आई थिंक एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो में, कि आप जब सुबह उठ के थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करते हो या दौड़ते हो, थोड़ा सा भी कुछ भी वर्कआउट करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपको दिन भर के लिए सेट कर देते हैं। एंड फिर आपको एंग्जाइटी चाहोगे भी तो नहीं हो सकती दिन भर, क्योंकि आपका डे सेटअप हो चुका है। बट अगर आप सो रहे हो ख़राब माइंडसेट के साथ और सुबह फिर देर में उठ रहे हो, इग्नोर करते हो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करोगे, वो बनता जाएगा, एंग्जाइटी होगी उसके बाद। राइट, ये तुमने बहुत सही चीज़ बोले। ऐसे 3 चीज़ों से ही ना आप अपने NLP में एक चीज़ होती है, अपने दिमाग को, अपने को NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, उसको चेंज करने के लिए 3 चीज़ होती है, ऑडियो, वीडियो, काइनेस्थेटिक। तो ऑडियो वाले लोग कई बार सुन के भी आप है ना अपने आप को काम कर पाते हो, सुन लिया कुछ म्यूज़िक काम हो गए, कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ देख के भी सही हो जाते हैं। और काइनेस्थेटिक ये होती है कई बार हमें ना फीलर्स जो फील ज़्यादा करते हैं उन लोगों को भी ज़्यादा एंजाइटी होती है, हमें ना फीलिंग वाले लोग जो ज़्यादा होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम साइकिलिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, फाइट कर लो, बॉक्स कर लो, मतलब वो जो एनर्जी स्टोर्ड है काइनेस्थेटिकली वो निकाल देंगे ना, तो भी हम अच्छा फील करते हैं। तो ये भी मैंने भी सीखा था और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं खुद नोटिस भी किया हूँ ये चीज़, जब मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर दिया तब मुझे ना मेंटल प्रेशर थोड़ा बढ़ने लग जाता है। बट आप जब कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हो तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है। आप सिंपल मेडिटेशन भी कर रहे हो तो फिर आपको अच्छा लगेगा। हाँ, बट वही है कि सबके लिए शायद ना हो। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर है ना, मैं नहीं बोल रहा नहीं होगा, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू मेडिटेशन करना। अगर तुम ज़्यादा काइनेस्थेटिक वाले पर्सन हो ना, तुम्हारे लिए ना मेडिटेशन से अच्छा है कि तुम थोड़ा जॉगिंग करने चले जाओ, तुम थोड़ी साइकिलिंग कर लो, फिर जाके मेडिटेशन करो, वो तो और बहुत अच्छा होएगा फिर। आई थिंक कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके लाइफ में अब है। सबको कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा हासिल करोगे, मेहनत करोगे, तो दिक्कत तो आएगी थोड़ी बहुत, उसको मैनेज करना आना चाहिए बस। ये एग्जैक्टली और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मेरे से बहुत लोग के साथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत दुनिया भर का कुछ ना कुछ रील्स है, शॉर्ट्स है, कंपैरिजन है, ये दिख रहा है अभी इतने पर 20 साल में कर लिया 1 करोड़, अरे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग के अंदर आ रहा होगा, बट मत करना ऐसा। आराम से चलो यार। हाँ, वी ऑल आर रनिंग आर रेसेस। ये कोई वो वाली रेस नहीं है कि भाई एक ही लाइन खींची हुई है, सबको एक ही जगह से भागना है, एक ही फिनिश लाइन है, ऐसा नहीं है। सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबका डेस्टिनेशन अलग है। अपनी स्पीड में भागो, हो ही जाएगा, एक ना एक दिन रेस खत्म होने वाली है। तो बेटर एंजॉय करके खत्म करो। आई थिंक फिगर आउट तो कर ही लोगे आप कुछ न कुछ कभी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चिल आउट रहो, सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, अपने टैलेंट को इंक्रीज करते रहो। और ये अगेन माइंडसेट, इसमें भी मुझे लगता है माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेशेंस रखना भी माइंडसेट है, वो आप सीख गए ऑटोमेटिकली आप बेटर तरीके से आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। बेसिकली यही बोलना चाहूँगा। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो तुमको ज़िंदगी में कभी मिली है, और वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस? ये तो सोचना पड़ेगा। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, सो फोकस ऑन वन थिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग, जस्ट वन थिंग, वन बिजनेस। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 4 बिजनेस कर रहे हैं, 3 बिजनेस कर रहे हैं तो मैं 2 कर सकता हूँ। नहीं, आप पहली चीज़ तो आप एक चीज़ फोकस करना है, पहला चीज़, ठीक है। वर्स्ट एडवाइस इज इन्वेस्ट योर मनी ऑन योर सेल्फ टू मच, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो, आप सीखते चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इतना भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर यार। आप करो, ठीक है, लेकिन आप अपना फाइनेंस भी देखते रहो साथ में। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज कोर्सेज बेचने आज ये बहुत बड़ा बिजनेस है कोर्सेज का। तो आप इतना मत इन्वेस्ट कर दो कि भाई आप सोचो कि मैं ये प्रोग्राम ले लूँगा तो मेरा ये हो जाएगा। करना आपको ही है, ठीक है। आप ये मत बोलो कि जितने भी बड़े लोग हैं 90% 99% कोई कोर्स नहीं किए होते, बहुत ज़्यादा करते हैं, बट
बहुत कम, या तो फ्री कोर्सेज करते हैं या तो कहीं ऑथेंटिक जगह से करते हैं। तो आप भी सबसे ये मेरे को वर्स्ट एडवाइस मिली थी कि जस्ट इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ। जब तक पैसा आ जाए इन्वेस्ट करते जाओ, लगातार इन्वेस्ट करते जाओ। हाँ, एक नंबर मैं आपको बताऊंगा कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वो नंबर है 5% पर मंथ। अपने ऊपर जितना भी पैसा कमा रहे हो 5% अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे 1 रुपये हो ज़्यादा नहीं। आप कर सकते हो बाद में अपनी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना अलग बात है, लेकिन अपने ऊपर अपने सेल्फ डेवलपमेंट में 5 to 10% शुरुआत में, जब आप थोड़ी ग्रोथ हो जाए 3-4 लाख 5 लाख पर मंथ आपका हो रहा है, 5% इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो तुमने स्टार्टिंग में तो एक चीज़ की तुमने काफ़ी इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, जब तुम बहुत इन्वेस्ट किया था। 99% प्रोग्राम से कोई ROI निकलता नहीं है। 1% ही जो है आपको आगे बढ़ा देगा। जो आप 10 प्रोग्राम में इन्वेस्ट करोगे, शायद एक प्रोग्राम ही आपको अच्छा लगे, उसी में से आपको 90% चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के थोड़ा करो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक बंदा था, उसने शार्क टैंक के उसको जज को ईमेल किया था, जो US में शार्क टैंक होता है। उसने बोला आई रन 3 बिजनेसेस, व्हाट शुड आई डू? वो बोला क्विट 2 बोला क्विट 2। तो मतलब 2 बिजनेस बंद करो, एक पे फोकस करो। तो वो अगर आप शुरुआती कर रहे हो और 2-3 खोल के बैठे हो, फिर दिक्कत है। राइट, या आई थिंक तुम एग्जांपल दे रहे हो मार्क क्यूबन का दे रहे हो ना। मार्क क्यूबन को एक मेल डाला था, उसने वैसे तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्क क्यूबन का रिप्लाई आएगा, बट उसने बोला कि मैं ये करता हूँ, ये रन करता हूँ, वो रन करता हूँ। तो उसने एट द एंड बोला सिर्फ एक लाइन का कुछ रिप्लाई किया था कि भाई बाकी बंद कर दे, एक पे फोकस कर। और वो मैं अभी भी बोलूँगा, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए भी है। इनफैक्ट मेरे भी बिजनेसेस हैं, हो सकता है फ्यूचर में मैं कुछ क्विट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर जो मेरा नहीं चलेगा, जैसे आइस स्किल एकेडमी, हम लोग उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप जानती हो कि लखनऊ में उतनी बड़ी मार्केट अभी नहीं है, अभी हम लोग ऑफलाइन ही रन कर रहे हो उसे। तो मे बी वी कैन क्विट इन नेक्स्ट 1 year 2 year, हू नोस। राइट, मेक सेंस। अच्छा, अगर कोई बुक भी रिकमेंड करने बोले तो कोई 3 बुक तो मुझको सबसे पावरफुल लगी है जिसने तुमको हेल्प किया लाइफ में आगे? रॉबिन शर्मा की जितनी बुक्स है वो मेरे को बहुत पसंद लगती है। तो सबसे अभी नंबर 1 पे मैं रहूँगा एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय रॉबिन शर्मा। उसके बाद सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्वेकर। और ये दो बुक्स मेरी फेवरेट हैं। और तीसरी है जो भगवद गीता मैं पढ़ता हूँ, एंड आई गेट लॉट ऑफ लर्निंग्स इन दिस। तो भगवद गीता मैं रिकमेंड करता हूँ सबको पढ़े। और टॉप 3 स्किल्स अगर मैं पूछना चाहूँ कि कौन से टॉप 3 स्किल्स है जो बच्चों को सीखना चाहिए? टॉप स्किल्स में बता देता हूँ। टॉप 3 तो पता नहीं, लेकिन टॉप सबसे है सेल्स। आप सेल्स सीख लो बस, टॉप 3 के पीछे मत जाओ। स्किल्स बहुत सारी हैं, टॉप 3 बोल ही नहीं सकते आपकी ये वाली है ये वाली, लेकिन सेल्स में सब में सेल्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे कोई भी स्किल हो, सेल्स में सबकी जरूरत पड़ेगी। बट सेल्स सब में जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करना चाहिए जैसे कि जो करियर बना सकते हैं। हाँ, जो करियर, जैसे कि SEO में, सेल्स तो SEO में भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, समझ रहे हो? मार्केटिंग में अगर आप बात करें तो फेसबुक एड्स हो गया, मतलब जिसे मेटा एड्स सब बोलते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली, एड्स चलाना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अमेजॉन एड्स क्या चलाते हैं, फेसबुक एड्स क्या चलाते हैं, गूगल एड्स कैसे चलाते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ फनल्स बनाना, ठीक है। अगर आप किसी का फनल बना सकते हो, आप 5% ऑफ द फनल, 10% ऑफ द फनल ले सकते हो। सो जितना भी रेवेन्यू कर रहे हैं 10% ऑफ द फनल आप ले सकते हो, या फिर आप वन टाइम $5,000 चार्ज कर सकते हो सिर्फ एक फनल के। बहुत प्रीमियम फनल बनते हैं। तो फनल बिल्डिंग इज़ अनदर स्किल। नेक्स्ट वन इज़ वीडियो मेकिंग। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। वीडियोस बनाना। आपको वीडियोस बनाना आता तो आप कभी फेल नहीं होगे लाइफ में, क्योंकि आप यूट्यूब के थ्रू, आप एड्स के थ्रू आप सर्वाइव कर जाओगे। राइट, मेक सेंस। कंटेंट क्रिएशन बेसिकली, कंटेंट अगर आपने सीख लिया तो वो तो बहुत हेल्प करेगा ही। मैंने नोटिस किया हमारे पॉडकास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थीम काफ़ी चलता है, तो उसके ऊपर मैं पूछना चाहूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तुम क्या बिलीव करते हो, और अगर करते हो या नहीं भी करते हो तो उसके आगे का रीज़न, और कभी तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर? यार ये जो था ना मेरे लिए बहुत ही नेचुरली हुआ। मतलब मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भी नहीं पता था जब ये हुआ, तो बाद में पता चला अच्छा ये ऐसे हुआ है। तो 2019 में हमने एक इवेंट किया था वाराणसी में, जिसमें 100 लोग आए हुए थे, ठीक है। एंड अगेन उस समय तो मैं बहुत ही छोटा था, ठीक है। 2019 की बात है, 2019 दिसंबर की बात है, जिसमें सतीश कुशवाहा भी आए हुए थे, सारे लोग आए हुए थे उसमें। तो वहाँ पे ना इवेंट इतना हमने प्रिपेयर करने पे ध्यान दिया कि स्पीक क्या बोलना है मेरे को इवेंट में, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर ना मैं जब सो रहा था, बहुत थका हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्न आउट था, अगले दिन ही इवेंट था सुबह 10 बजे से, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। सोते वक्त मैंने सोचा यार इवेंट में क्या प्रिपेयर करना। बिलीव नहीं करो जिशान भाई, मेरे को सपने में ही पूरा मैं प्रिपेयर कर रहा था। हाँ, सबसे मेरे लाइफ का बेस्ट, इससे ज़्यादा मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट ये वाला अजीब चीज़ था मेरे साथ, मैंने सपने में पूरा स्पीच प्रिपेयर किया, अगले दिन जाके वही बोला, और ये मेरे लिए बेस्ट था। और फिर मैं जब सुबह उठा, मैं जो मेरे साथ इवेंट करते हैं उनको बताया, वो बोले कि देखो ऐसा होता है, इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। वो क्योंकि NLP ट्रेनर थे वो जो बता रहे थे, उनका नाम दीपेन था, तो NLP ट्रेनर थे, वो मेरे साथ ही थे, तो बताते ऐसा होता है।
तो फिर मेरे को समझ आया ये चीज़ ऐसे काम करती है भाई। मैं मतलब पूरा स्पीच ऑलमोस्ट समझ लो 60-70% स्पीच मैं सोते सोते सपने में तैयार कर रहा हूँ। तो वो विजुअलाइज कर रहे थे विजुअलाइज। मैं हैरान हूँ, आज भी मेरे को गूज़बम्प आता है सोच के भी कि ये शानदार चीज़ होता है मेरे साथ। तो ये एक बार हुआ है और कभी एक्सपीरियंस ऐसा दोबारा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने चीज़ देखा है कि आप जो चीज़ सोचते हो वो चीज़ तो होगा आपके साथ। अगर आप एकदम आप शिद्दत से मानो तो होगा। अगर आप हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना है आपको कि आप का वो अचीवेबल गोल होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा। आप ऐसा रखो कि मुझे ये चीज़ करना है, ये गाड़ी लेनी है, ये चीज़ करना है, एंड उसका फोटो लगा लो, वो आप विजुलाइज करो, ठीक है। वो फ़र्क पड़ता है। मुझे जो कार चाहिए थी, ठीक है, बिकॉज मैंने कार लिया 2020 में, तो उस समय मैं अभी स्टार्ट कर रहा था, रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन उस समय स्टार्ट कर रहा था 2019 के बाद। तो मैंने ये लिया कि टाटा की कार लूँगा, बिकॉज टाटा मजबूत गाड़ी है। मैंने कार का पूरा वो लगा दिया, फोटो लगा दिया। उसमें बस पैसे बहुत ज़्यादा थे नहीं, सेविंग थोड़ा बहुत था, बस कार लेने जितना ही पैसा था उस समय। तो पापा ने बोला कि ये वाली कार जो तुम लगाए हो ये लेना है क्या तुम्हें? मैंने बोला हाँ, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद ही हम लोग रेवेन्यू बहुत डबल डाउन करना चालू किया। हम लोग का अच्छा मंथ भी आया एंड मैंने वो कार कैश पे लिया। तो वही कार जो मैंने लगाया था। तो मेरे को लगा कि यार ये चीज़ होता है। और अभी मैं लगाने वाला हूँ घर, एक बढ़िया घर। मेरे पास है घर, बट अभी मेरा टारगेट है कि एक बड़ा घर बनाना है अपना। ओके, वेरी नाइस। तो मतलब तुमने विजुअलाइज, सपने में विजुअलाइजेशन तो पहली बार मैंने भी सुना, तुमने सपने में विजुअलाइज करके प्रिपेयर कर डाला। और इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, पता है। कई बार ऐसा बास्केटबॉल 3 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने बोली गई, दूसरे लोगों को ना सिर्फ दिमाग में करने बोला गया, और तीसरे लोगों को कुछ नहीं कराया गया। तो जो लोग ने एक्चुअल में प्रैक्टिस करे थे उनके भी अच्छे रिजल्ट्स बेटर हुए, जो लोगों ने दिमाग में किया तो उनके भी कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट्स हुए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं आया। तो वो एक्सपेरिमेंट से ही मालूम पड़ा था कि अगर आप विजुअलाइज करके भी प्रैक्टिस भी करते हो तो भी उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। पता नहीं, मेरे को लगा कि मेरी आत्मा जो है बैठ के बना रही है स्पीच और मैं सोया हूँ। अच्छा, मेरे को ऐसा फील हुआ। मतलब ये बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। और पता है उस दिन ये भी हुआ था कि मेरे को डर भी बहुत लगा था। जब मैं सुबह उठा तो मेरे को अजीब सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत अजीब सा मैं शेक पूरा हुआ था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस था, वो मैं शब्दों में मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं सुबह उठा तो मेरे को डर लगा था अजीब सा कि मैं क्यों बैठा था, क्या हो रहा है। नींद में बैठ के कर रहे थे? नहीं, मैं तो सोया था। मैं उठा, प्रॉपर उठा। तो मेरे को लगा था कि मैं बैठा हूँ, मतलब बैठ के काम किया हूँ पूरा रात भर। अच्छा, मतलब थकान नहीं थी, बट मेरे को लगा कि मेरा सब कुछ तैयार है, मेरे को पता था क्या बोलना है। सबसे बड़ी बात ये थी, और मैंने स्पीच भी वही बोली। मेरा रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे है, मेरी वो स्पीच पूरा रिकॉर्डेड है। अच्छा, वेरी नाइस। उसका भी लिंक डालना, किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो देखने जाके, जो अमित ने सपने में पूरा बनाया, सबकॉन्शियस माइंड में यूज़ करके। इट्स वेरी नाइस। ऐसा भी तुमने किया, लिखे विखे भी हो कभी ऐसा कि गोल जैसा करना है या अचीव करना है, वो सब चीज़ें? मैंने डायरी में लिखना है बहुत सारे गोल्स, हिट हो जाते हैं, मेरे को याद भी नहीं है। बहुत सारे हिट हो जाते हैं और मेरे को याद भी नहीं है। जैसे एक बार लिखा था कि मेरे को 5 lakhs पर मंथ करना है, तो कब का हिट हो गया। मेरे को ऐसे छोटे छोटे गोल्स तो याद भी नहीं, क्योंकि गोल्स मैंने इतने बनाए थे और छोटे बनाए थे। मैं हमेशा छोटे गोल्स बनाता था। 20,000 रुपये टारगेट था पहले, तो सारे ही हिट हो गए लगभग। और अभी मैंने कोई बड़ा गोल अट्रैक्ट नहीं किया, बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बट छोटे गोल्स तो मैंने सारे हिट किए, जो माइनर्स गोल होते सारे हिट किए। नाउ इट्स टाइम कि उसको यूज़ करूँगा बड़े गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे एक बड़ा घर। हाँ, समझ रहा हूँ। मैंने नोटिस किया पावर ऑफ पेन बहुत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीज़ें लिखते हो, मैंने भी डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी, और कई बार मैं जाकर उसको ऐसा पीछे देखता हूँ कि यार मैंने लिखा था और ये हो गया। जैसे पुरानी डायरीज अभी भी पड़ी होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो कहीं मुझे भी घर खरीदना है और घर का हो गया। लिखते हैं ना तो उसमें एक अलग ही जादू है, एक अलग ही पावर है। तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये चीज़ भी कई सारी बुक्स में भी पढ़ा है। अगर आप लिखते हो, अपने गोल्स को प्लान बनाते हो, जितना आप ना पेपर पे चीज़ों को लेके आते हो ना, दिमाग से रियलिटी में कुछ ना कुछ करते हो। कहीं ना कहीं क्या कर, जब हम लिख रहे हैं तो उसको दिमाग से रियलिटी पे ला दिया ना, एटलीस्ट पेन पेपर पे तो रियल हो गया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है, पता नहीं क्या है जादू ही सा, बट कुछ तो होता है जिससे ना वो रियलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है कई बार। मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। मैं ऋषिकेश गया था 2 साल पहले, ऋषिकेश गया था। तो वहाँ पे ना बहुत सारे वो थे, स्टोन्स थे, क्रिस्टल्स थे बहुत सारे। तो मैं देखता था, ये हमेशा मेरी क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये क्या है, नकली है, असली है, क्या ये लोग लगा के रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे इस पर बहुत रिसर्च किया, फिर कि ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे, आप देखो, मैंने क्रिस्टल लिया भी है। तो ये जो क्रिस्टल है, ये वाइट क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको। हाँ, और इसे माना जाता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पिक्सल होता है, ये क्रिस्टल होता है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली मेरे को इतना बिलीव भी नहीं है कि ये क्रिस्टल्स पहनने से मेरे को होगा। मेरे को अपने ऊपर बिलीव है, बट क्रिस्टल पहनने से नहीं है। मैंने कहा लेट्स ट्राई। और मेरे को सच बताऊँ, मेरे को बहुत पीस है जब से मैं पहन रहा हूँ ना। शायद ये पहन रहा हूँ तो मुझे बिलीफ एक्स्ट्रा बढ़ गया है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है मेरे को।
तो मे बी बहुत सारे लोगों को क्रिस्टल से फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो सोच लेंगे कि हाँ अब मैंने पहन लिया अब कर ले, राइट, वो माइंडसेट में फर्क पड़ जाता है, बिलीव आ जाता है। और मेरे को सुंदर भी लगा, मैंने कहा सुंदर लग रहा है, सबसे मेन चीज़ ये है। अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, समझ रहा हूँ। एक्चुअली नहीं, वो दिमाग का एक हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास बोलते हैं उसको। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल अपन करते हैं अभी, व्यूअर्स तुम लोग भी करना, मजा आएगा। ठीक है। सो अभी मैं तुमको बोलता, अभी आजू बाजू में जितने भी ब्राउन चीज़ें दिख रही है ना, तुमको कुछ सेकंड देखूंगा और बताओ कितनी ब्राउन चीज़ें दिख रही है, ठीक है? तुम लोग भी अपने आसपास देखो कितनी ब्राउन चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लेना, थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा दिख गया, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है, इस रूम में कितनी रेड चीज़ें हैं? वो नहीं देखा। उस पे एकदम फोकस नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली, नहीं। अब देखो, अब रूम में देखो रेड चीज़ें कितनी है। अब सिर्फ उसी पे जा रहा है। आप भी बताना अभी कितनी रेड चीज़ें दिखी आपको। तो ये है ना बेसिकली क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा कहीं ना कहीं कैसा काम करता है, ये दिखाता है कि हम जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं ना, वो चीज़ हमें ज़्यादा दिखने लगती है और उस चीज़ से रिलेटेड हमारा दिमाग काम करने लगता है। ये सबसे सिंपल एग्जांपल था कि जब हम रूम ने अभी रेड चीज़ें देखना स्टार्ट करी, ऑटोमेटिकली हमें 10 चीज़ें दिख गई। पहले क्योंकि हम ब्राउन देख रहे थे तो रेड नहीं दिखा, लेकिन हम रेड ढूंढने गए तो रेड मिल गया। वैसे जब हम सक्सेस और चीज़ें, जैसे कार, तुमने बोला कार लेना है, कार पहले भी यूनिवर्स पे थी, दुनिया में थी, बट तुम उससे रिलेटेड सोच रहे नहीं थे, उसको फाइंड आउट करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा, कुछ कर रहे नहीं थे, यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। बट जैसे ही तुमने उसको अपने उसमें ला दिया, दिमाग में RAS अपना एक्टिवेट हो गया काइंड ऑफ, तो वो तुमको उसका वो दिख गया। सही कह रहे हो आप, इसमें पॉइंट है, क्योंकि आप फिर फोकस कर रहे हो कि यार इसका माइलेज कितना है, इसका प्राइस कितना है, बहुत दिमाग में ला रहे हो, यू आर फिगरिंग आउट कि कैसे ये चीज़ हो सकता है, और वो फिर हो भी जाती है। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। आई थिंक टोनी रॉबिन्स ने वाला एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, अब आप रेड देख रहे हो, लेकिन कई बार हम जीतने के लिए ना मरून को भी रेड बना देते हैं। क्या है ना भाई, ये भी रेड है, ये भी रेड है, बोलते हैं रेडी है। तो वो एक पॉजिटिव फ्लो आ जाता है, एक अलग डायरेक्शन में हम चले जाते हैं, जो हमको कई बार अच्छी चीज़ें करवा देता है लाइफ में, वरना हमारा फोकस हमेशा नेगेटिविटी पे कई बार होता है। तो मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम डेप्थ में, उस लेवल भी, अनसाइंटिफिक वे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ इस साइंटिफिकली भी कुछ होता है ऐसा काइंड ऑफ। नहीं, पक्का होता है, बिकॉज देखो हम लोग की जो बॉडी है वो वाइब्रेशन पे होती है। मैंने सुना है कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही होती है, राइट। तो जब हम लोग कुछ सोचते हैं ना, उस फ्रीक्वेंसी से अगर मैच करे वो, तो मैंने सुना है कि लेट से कोई आप कुछ अचीव करना चाहते हो गोल, एंड आपने उस फ्रीक्वेंसी पे सोचा, एक बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे बोलते हैं बीटा स्टेज, बोलते हैं अल्फा स्टेज एंड बीटा स्टेज। एक माइंड वैली का प्रोग्राम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो है सिल्वा मेथड प्रोग्राम। तो उसमें ना वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बजाता है, एंड वो ईयरफोन ला के आपको फिर मैनिफेस्ट करना होता है। हाँ, तो मैंने ट्राई किया, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइज काम किया नहीं किया, लेकिन मेरे को एक चीज़ बहुत महसूस हुआ कि मेरे को पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे बैठे हो, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब हम लोग सोते हैं तो वो बीटा स्टेज होता है, और जब हम लोग मेडिटेट करते हैं जगते समय तो अल्फा स्टेट होता है, और जब सो जाते हैं तो वो स्टेट बीटा स्टेज होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हुए बीटा स्टेज में चले गए तो उस फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो माइंड वैली में वही लिखा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर आपने कुछ एकदम डिसाइड कर लिया कि लेना ही लेना है, यू विल फिगर इट आउट। आप कैसे ना कैसे करके आप उसे, वो पैसा भी ला दोगे उतना, आप अचीव कर लोगे। आज नहीं कर पाओगे, 2 दिन में नहीं कर पाओगे, आप 1-2 साल में कर लोगे। लेकिन बट वही राइट, वही हमें ना, अगेन डेस्परेट नहीं होना, हमें डेस्परेशन में नहीं जाना है, थोड़ा इंस्पायर होकर आगे बढ़ते रहना है एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में। इसीलिए तो ये लोग हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव मेंटालिटी, जो कि हमारे रिलीजन में भी है, गीता में भी, कुरान में भी है, ये सब ऐसा नहीं है कि कुछ अब भी आया हुआ है, ये सब चीज़ें अलग तरीक़ों से हमें बरसों से, सालों से सिखाई जा रही है, जिसने सर्वाइव किया। और सबसे पावरफुल बात देखो ना, जो बातें हज़ारों साल पहले सिखाई जा रही थी हमारे रिलीजन में, आज भी वही सारी चीज़ें रेलेवेंट है और वो चीज़ अलग तरीके से लोग बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। बल्कि साइंस की कई, मतलब साइंस, आई रिस्पेक्ट साइंस, आई लव साइंस, बट साइंस की भी कई सारी बुक्स इररिलेवेंट हो गई है। हाँ, सच बात है ये। बट आप देखोगे रिलीजियस बुक आज भी कई सारी चीज़ों में रेलेवेंट है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। इसीलिए तुमने भी अपने टॉप 3 बुक में गीता को डाला। इनफैक्ट टोनी रॉबिन्स अपने इवेंट में सरस्वती जी का वो बजा रहे थे, फ्रीक्वेंसी, जो एक उनका वो है मंत्र है, वो बजा रहे थे, एंड एवरीवन वाज मेडिटेटिंग। किसी को पता नहीं क्या बज रहा है, लेकिन मुझे पता था कि क्या बज रहा है। हाँ, समझ रहा हूँ। यूट्यूब पे वो वीडियो है। अच्छा, उसका भी लिंक दे दूंगा, लोग देख लेंगे। ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मेरे को लगा यार वो बंदा यूएस में बैठा हुआ, वो अपना मंत्र बजा रहा है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो फ्रीक्वेंसी की बात है, कुछ तो उस मंत्र में खास है, तो मे बी कुछ हो, फ़र्क पड़ेगा उससे।
नहीं, मैंने नोटिस किया कई सारी चीज़ें जो रिलीजियस बातें हमें सिखाई जाती है ना, वो थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में लेके जाती है। इसलिए मैं बार बार आजकल इस बातों को लेके भी उठा के आता हूँ, बिकॉज हम लोग कई बार अपने रिलीजन से बहुत कनेक्टेड होते हैं, वी फील स्ट्रांगली टुवर्ड्स इट, और कोई भी चीज़ जिससे हम स्ट्रांगली फील करते हैं हम उसे मानते ज़्यादा है, बिलीव ज़्यादा करते हैं, और बिलीव करते हैं तो फिर थिंकिंग बदल के एक्ट भी वैसा ज़्यादा करता है। सो मैं इसलिए ये सब पॉइंट को भी लाता रहता हूँ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि नहीं, अच्छा इंटरेस्टिंग है। लोगों का माइंडसेट इससे अच्छा रहेगा, लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे। राइट। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो पॉजिटिव साइड में रखता है, आपको नेगेटिविटी से दूर करने बोलता है, जो कि एट द एंड उससे कुछ बुरा तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। बस और कोई फाइनल मैसेज जिसके साथ हम खत्म करें पॉडकास्ट, बताओ अभी। हाँ, एक फाइनल मैसेज मेरी तरफ से ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, मेक श्योर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। काम मतलब ये नहीं फोकस करना है कि बस अगले महीने 10 क्लाइंट क्लोज करना है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने ट्राई नहीं करना। सिर्फ आप एक काम करो, आप सोचो कि पहला क्लाइंट, पहला चीज़, वो पहला डील कैसे मैं क्रैक कर सकता हूँ। आप आगे सोचो ही मत, वो ऐसे बादल है कि जब उस बादल के पास आप जाओगे तो उसके आगे क्या है वो दिखना चालू हो जाएगा। राइट। और मैंने इस कोई तो बुक में ही पढ़ा था इस चीज़ को ना, ऐसे इमेजिन करो ना, आपका पहला, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही क्लाइंट है, एक ही को क्लोज कर सकते हो, तो ट्रीट योर कस्टमर एज दैट पर्सन। एक क्लाइंट लो, सोचो दुनिया में सिर्फ वही है, उसको आपको सर्व करना है। वो एक जिंदे को अपन अच्छे से सर्व कर लिया ना, ऑटोमेटिकली दूसरे को करना बहुत आसान हो जाएगा, तीसरे को करना बहुत आसान हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक को अच्छे से नहीं करना चाहता, हम सीधा 1 से 10 पे कूदने की कोशिश करता है। दैट्स इट। आई थिंक बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई अभी, मज़ा आया। इट वाज प्लेजर टू हैव यू, मज़ा आया। हम बहुत टाइम बाद मिले हैं, है ना। हाँ, कॉल वॉल पे तो मैं फैसल से काफ़ी सारी बातें होती रहती है अभी, इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी चीज़ों में अभी हेल्प करता रहता है, हम लोग को भी चीज़ें बताता रहता है, एड्स से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों से। तो थैंक यू सो मच अभी फॉर कमिंग ऑन द शो। मिलते हैं वापस से कभी। अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर डालना। अभी के सारे लिंक जो हमने बातें करी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ऐसे डू चेकआउट, डू फॉलो हिम, ही इज़ अ ग्रेट गाय। मिलते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ईशान भाई, थैंक यू।